हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज के रिवीजन सीरीज की शुरुआत। सर, हमारा जो है हायर एजुकेशन लास्ट क्लास खत्म हो गया था। आज हम लोग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी की शुरुआत करने वाले। ठीक है, आईसीटी को एक ही वीडियो में मैंने रखा है, ऑलमोस्ट 2 घंटे के आसपास का, 1 घंटे 52 मिनट के आसपास का वीडियो होगा। देखिएगा, रिवाइज करिएगा, ठीक है, और फिर आपको मिल जाएगा सारा का सारा चीज रिवीजन। ठीक है, चलो चले, ज्यादा लेट ना करते हुए फटाफट चले। जी सर, आइए चलते हैं रिवीजन करने के लिए। ठीक है, चलिए जी। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप देखिएगा कि भैया ये क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिक्स पढ़ेंगे कि भैया आईसीटी का क्या मतलब है, आईसीटी से रिलेटेड चीजें जो भी हैं, क्या उसके रैशनल चार हैं, डिजिटल डिवाइड क्या होता है, किन किन लोगों को किस तरीके से इसकी जरूरत पड़ी है। तो वो सारा बेसिक चीज पढ़ेंगे जिसे सवाल पूछे जाते हैं, जो जो सवाल पूछे जाते हैं उसी का रिवीजन करेंगे। उसके साथ इंट्रोडक्शन करेंगे, कंप्यूटर में क्या होता है, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और बहुत सारी चीजें। ठीक है, इंटरनेट ये सारा डिजिटल इनिशिएटिव, ये सारी चीजें आज हम कवर करेंगे, है ना जी। जी बिल्कुल, और इसके बाद मिल जाएगा आपको सक्सेस आईसीटी में। जी बिल्कुल। तो अब क्या भैया, देखिए बेसिक चीज अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, इस नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे आपको मैं नोट्स और ये सारी चीजें डिलीवर करता हूं। उसके साथ साथ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, ताकि आपको कोई भी यूजीसी नेट की प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे आपको मिल जाए। ठीक है जी, चलिए तो आप शुरू क्या करते हैं, शुरू करते हैं आईसीटी। कह रहा है आईसीटी क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो वो दो चीजों से मिलकर बना है। क्या, एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दूसरा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो वहां पे क्या होता है, डेटा को कलेक्ट करके, प्रोसेस करके, मैन्युपुलेट करके, स्टोर और प्रोटेक्ट करके हम डेटा को क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, और उसी इंफॉर्मेशन को हम कम्युनिकेट करते हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ, दैट इज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जी बिल्कुल, बस बात जैसे ब्रॉडकास्ट मीडिया हो गया, ऑडियो वीडियो प्रोसेसिंग हो गई, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारे तरीके, ठीक है ना, इंटरनेट के थ्रू या फिर जो भी कम्युनिकेशन को, इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए जरूरी हो, वो सारा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाता है। आइएगा, मैं थोड़ा सा इसको दिखा दे रहा हूं। क्या कह रहा है, आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी includes collecting, processing, manipulating, storing and protecting data, and the processed data is called इंफॉर्मेशन। जो डेटा प्रोसेस हो गया उसको इंफॉर्मेशन कहेंगे। और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या क्या भाई, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्ट मीडिया है ना, ऑडियो विजुअल प्रोसेसिंग और ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, तो थ्रू वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क। तो इसके थ्रू जो भी चीज आप कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब देखो क्या कह रहा है, आईसीटी इज कॉम्बिनेशन ऑफ आईटी एंड सीटी, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, which data can be collected, stored, manipulated, processed or shared through the use of computer, internet, networks। तो इसके थ्रू आपको क्या करना है भैया, आईसीटी का जनरेशन ऐसा ही है कि भैया इंफॉर्मेशन को लो, इंफॉर्मेशन को किसी एक टेक्नोलॉजी के थ्रू कम्युनिकेट करो, दैट इज कॉल्ड आईसीटी। ठीक है, बेसिक सिंपल है ये। अब कह रहा है कि आईसीटी को अगर आपको समझना है तो एज्यूम करिए, ठीक है ना, या इमेजिन करिए कि बिना कंप्यूटर, बिना फोन, बिना इंटरनेट के अपनी लाइफ को, ठीक है, अज्यूम करिए कि आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना हो और आपके पास गूगल ना हो। अज्यूम करिए कि आपके पास, आपको फोन करना हो, आपको गूगल ये सारी चीजें देखनी हो और आपके पास फोन ना हो, तो आपको समझ में आएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ना। तो इसीलिए आज आईसीटी का यूज जो है हर जगह, स्कूल, कॉलेज, होम, घर में, बिजनेस में, रिसर्च में, हर जगह इसका यूज बढ़ता चला जा रहा है। तो आप कह रहा है फीचर्स ऑफ आईटी, क्या क्या फीचर्स हैं इसके, तो ट्रांसफॉर्मिंग द सोसाइटी। बिल्कुल, अगर सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने की बात करी जाए तो सारी चीजें आज डिजिटलाइज हो चुकी है। नहीं, हम एक क्लिक पर पैसा इधर से उधर पेमेंट करते हैं, तो ये क्या है, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रहा है। फिर बात करता है स्पीड। देखो स्पीड क्या है, दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रही है, 3G, 4G, 5G, पता नहीं 6G, 8G क्या क्या आने वाला है, तो वो सारी विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स अब हमको क्या मिल जाता है, अब हमको पीपीटीज मिल जाते हैं, अब हमको फॉर्मेशन करने में दिक्कत नहीं होता है, कोई टॉपिक की जरूरत पड़ती है तो हम तुरंत चले जाते हैं कहाँ, चैट जीपीटी में, और वहां से ले लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपको फायदा मिलती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। नहीं, रिसर्च के लिए कोई भी चीज हो तो पहले हमको शोध गंगोत्री, शोध गंगा के थ्रू बहुत सारे जर्नल्स मेरे पास हैं, हम उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, और फिर उसमें गैप ढूंढ के फिर हम रिसर्च करते हैं। तो उसी तरह से वर्सटैलिटी है ना, बहुत सारे
वर्साटिलिटी, वर्साटिलिटी मतलब होता है कि बहुत सारा अलग अलग तरीके का यूज हम कर सकते हैं इसका, है ना। कोई वीडियो पे प्ले कर सकता है, कोई एक्सेल शीट में काम कर सकता है, फाइल डाउनलोड कर सकता है, बहुत सारे काम है इसके। प्रिसीशन, एक्यूरेसी है कि आपको जो भी चीज देता है वो एक्यूरेट तरीके से देता है। कॉस्ट इफेक्टिव है ना, थोड़ा सा कॉस्ट मतलब ऐसा ही नहीं है कि बहुत ज्यादा और बहुत कम भी नहीं, थोड़ा एक्सपेंसिव। अगर आप कुछ बिल्ड कर रहे हो आईसीटी से रिलेटेड तो कॉस्ट ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप कुछ परचेज कर रहे हो तो वो आईसीटी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बहुत कम में मिल जाता है। जो कोर्सेस आप 20-20 हजार रुपए में खरीदते हैं वो आपको 1000 रुपए में मिल जाता है ना। ऐसा स्टोरेज है, आप कोई भी चीज को स्टोर करके रख सकते हैं आईसीटी में। फिर है फैसिलिटेट्स लर्निंग, लर्निंग भाई साहब, लर्निंग आपकी कैसे इंपैक्टफुल बनी है, इससे ज्यादा अभी आप पढ़ रहे हैं तो इससे ज्यादा इंपैक्टफुल क्या हो सकती है कि आपके पास जो है, बिना मैं आपके पास नहीं हूं लेकिन फिर भी मैं आपके पास हूं, है ना। दैट्स कॉल्ड फैसिलिटेट्स लर्निंग कि भैया आपको लर्निंग आईसीटी के थ्रू मिल रही है, फ्री में बहुत सारे पैसे लगाकर जैसे भी मिल रही है ना, ये वाला बात है। अब क्या कह रहा है इन मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, देखो यूएनडीपी ना, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आईसीटी को ना बहुत दो भाग में बांटा गया। एक बोला गया मॉडर्न आईसीटी और एक को बोला गया ओल्ड आईसीटी। ओल्ड और मॉडर्न आईसीटी में कंपेयर करके बताया गया है कि रेडियो टेलीफोन वगैरह इस सबको माना गया क्या ओल्ड आईसीटी, और जो नए आईसीटी है उसमें कंप्यूटर लैपटॉप सेवा सैटेलाइट वगैरह को नया आईसीटी कंसीडर किया गया है। तो वही इसकी बात करी गई है और बेसिक चीजें इसमें कुछ है नहीं। अगर हम बात करें आईसीटी और एजुकेशन की, तो आईसीटी को एजुकेशन के साथ मर्ज किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन एलपीजी पॉलिसी आई थी तो वहां पे बहुत सारी डिमांड हुई थी किस चीज की, स्किल पर्सन की, स्किल वाले लोगों की, भैया हमको अब चाहिए स्किल्ड पर्सन चाहिए। तो जब स्किल्ड पर्सन की बात हुई तो बहुत सारे चीजों में चेंज होने लगा। अब एजुकेशन के साथ आईसीटी को इंक्लूड कर दिया जाने लगा और उसके बेसिस पर 4 रैशनल बने। 4 रैशनल का क्या मतलब हो कि क्या औचित्य था, किस बेस पर आईसीटी को इंक्लूड किया जाने लगा। तो उसके लिए 4 रैशनल तो जो थे सोशल, वोकेशनल, कैथलिक और पेडागोजिकल। सोशल की अगर हम बात करें तो वहां पे था कि भैया कैसे हम सोसाइटी में स्टूडेंट को टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं और क्या रोल है ये बताएं। वोकेशनल की बात करें तो उसको जॉब में कैसे हम कनेक्ट करें, है ना। जब भी हम कुछ पढ़ रहे हैं तो जॉब के थ्रू हम कैसे कनेक्ट करें, वही बोल रहा है मोस्ट ऑफ द जॉब रिक्वायर टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेशन, तो इसकी जरूरत थी। कैथलिक मतलब इनहैंस टीचिंग इफेक्टिवनेस विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, देखो टीचिंग को इफेक्टिवनेस बना सकते थे हम किसके थ्रू, इसके टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो इसको कैथलिक कहा गया, कैथलिक कहा गया। और पेडागोजिकल होता है कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां पे आप पढ़ा रहे हैं वहां पे यूज, टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करते हैं, कितनी फ्लेक्सिबल तरीके से आप कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पेडागोजिकल। अब देखो अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्टिव क्या है आईसीटी का, तो देयर आर 3 वेज इन आईसीटी एजुकेशन कंसीडरिंग द करंट थिंकिंग। आज की थिंकिंग के हिसाब से 3 तरीके की थिंकिंग को माना गया कि भैया आईसीटी का यूज है। पहला कौन, आईसीटी एजुकेशन। आईसीटी एजुकेशन कहने का मतलब वो हो गया कि जहां आप कंप्यूटर और रिलेटेड जितने भी आईसीटी से रिलेटेड कोर्सेस हैं उसके स्किल्स को सीखने की बात, दैट इज कॉल्ड आईसीटी एजुकेशन। जैसे आपने बहुत सारे कंप्यूटर के कोर्सेस होंगे, है ना, तो वो सारे कोर्सेस को सीखना, लर्न करना, समझना, दैट इज कॉल्ड आईसीटी एजुकेशन। और आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन की अगर हम बात करें तो वो कहता है कि भैया जो एजुकेशन, जैसे आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन में बात कर रहे हैं, पीडीएफ कहीं से डाउनलोड कर लेना, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहां से आपको बहुत सारे कंटेंट मिल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सपोर्टेड एजुकेशन, कि आपको पढ़ने में, एजुकेशन में वो सपोर्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन। और तीसरा होता है आईसीटी एनेबल्ड एजुकेशन, मतलब जहां जिस ऐप के थ्रू आप पढ़ रहे हैं, जैसे यूट्यूब क्या है, पूरा आईसीटी एनेबल्ड है, मतलब आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड आईसीटी एनेबल्ड एजुकेशन। अब क्या कह रहा है कि टारगेट कम्युनिटी ऑफ आईटी इन इंडिया, आईटी सेक्टर्स की बात करें तो बोल रहा है भैया इंडिया में 25 साल से ज्यादा वाले लोग जो या कम वाले लोग 70% से ज्यादा हैं, और बहुत सारी जगह पे ना ये जो आईसीटी है वो पहुंच नहीं पाई है, और इसीलिए इस वर्ड यूज किया जाता है डिजिटल डिवाइड। मतलब डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या होता है कि जहां आपका कंप्यूटर पहुंचा नहीं है ना, वो गैप, जहां जो लोग कंप्यूटर जानते हैं चलाना या टेक्नोलॉजी जानते हैं और जो लोग टेक्नोलॉजी नहीं जानते, उसके बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। अब इसी तरह से ना इन्होंने क्या किया कि 4 लेवल्स ऑफ लर्नर्स को बोला कि देखो इसमें 4 लेवल ऑफ लर्नर होते हैं, किस चीज के बारे में, भैया टेक्नोलॉजी जानते और नहीं जानते उसके बारे में। तो जो लर्नर को 4 लेवल में डिवाइड किया है, फर्स्ट लेवल ऑफ लर्नर बोला कि यहाँ पे जो होता है ना, ये तो हाई कॉस्ट में भी आपको लर्न कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे अमीर है और सब कुछ पढ़ना जानते हैं, ठीक है, तो ये तो इसको तो सब कुछ मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो सेकंड लेवल के जो लर्नर है
वो भाई साहब इंटेलिजेंट और कॉम्पिटेंट स्टूडेंट है, बट उनके पास थोड़ी बहुत पैसे की कमी होती है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो दूसरे लेवल वाले जो होते हैं लर्नर इस तरह के होते हैं। और तीसरे लेवल वाले लर्नर जो होते हैं, ये जो होते हैं ये एकेडमिकली और फाइनेंशियली पुअर होते हैं, ठीक है, बट क्या बोलता है कि मतलब गरीब भी होते हैं और मतलब पढ़ने में भी ठीक नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं थर्ड लेवल। और फोर्थ लेवल बोलते हैं जो पूरी तरीके से लिटरेट है और पुअर भी हैं, गरीब भी हैं, ठीक है। गरीब और पुअर ये हो गया। और इसमें हो गया कि भाई थोड़ा सा पढ़ने में ठीक ठाक है लेकिन गरीब बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ये सेकंड लेवल हो गया कि भैया इसके पास कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है लेकिन पढ़ने में बहुत तेज, और पहला वाला जो है वो सब कुछ अफोर्ड कर सकते। तो ये 4 लेवल, 4 कैटेगरीज बांटी गई हैं लर्नर्स की, ठीक है जी। चलिए, हाँ, तो ये है फोर्थ लेवल का। अब इसके बाद क्या है, फिर देखिएगा ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव पे कुछ है खास, स्ट्रेंथ और लिमिटेशन ऑफ आईसीटी। अब कुछ कुछ स्ट्रेंथ और कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। बेसिक चीजें कुछ इसमें खास वैसा है नहीं। चलिए, अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये देखिए, इसको बोलते हैं सिंक्रोनमस और असिंक्रोनमस मीडिया। तो सिंक्रोनमस मीडिया बोलते हैं उस मीडिया को जो लाइव हम देखते हैं। जैसे अगर यूट्यूब में आप लाइव चैटिंग कर रहे हैं या फिर व्हाट्सएप में लाइव कर रहे हैं, व्हाट्सएप में करंट एक बार मैसेज भेज रहे हैं, उधर से भी मैसेज आ रहा है, तो इसको सिंक्रोनस मीडिया कहा जाता है। और असिंक्रोनस कहा जाता है जो अभी आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, ये लाइव नहीं है, ये वीडियो रिकॉर्डेड है, तो इसको बोलते हैं असिंक्रोनस मीडिया, है ना। तो बेसिक चीज है। उसके बाद कह रहा है कि आईसीटी के व्यू में क्लासिफाई किया गया 3 मेन कैटेगरीज में, है ना। एजुकेशन को किसमें क्लासिफाई किया गया है? 3 मेन कैटेगरीज में। सबसे पहला है ई लर्निंग। ई लर्निंग किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग को। जी सर। ब्लेंडेड लर्निंग कहा जाता है जब आप मल्टीपल अप्रोच को यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग में, उसको बोलते हैं क्या? आपको ब्लेंडेड लर्निंग, मतलब एक साथ बहुत सारे अप्रोच। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, फेस टू फेस लर्निंग हो गया, सेल्फ पेस्ड लर्निंग हो गया, है ना, ऑनलाइन कोलैबोरेटिव लर्निंग हो गया। तो ये सारी लर्निंग को क्या कहा गया है? आपका ये ब्लेंडेड लर्निंग कहा गया है। डिस्टेंस लर्निंग वो लर्निंग होती है जहां पे आप स्टूडेंट क्या कर रहा होता है, घर में बैठा होता है और लर्निंग ले रहा होता है, वो अपने जो स्किल्स है उसको इंप्रूव कर रहा होता है। कहीं ना कहीं आप ये ऐसा कह सकते हैं कि घर बैठे बैठे शिक्षा ले रहा होता है या एजुकेशन ले रहा होता है, उसको बोलता है डिस्टेंस लर्निंग। चलिए, तो ये बेसिक चीज था। अब जो है, अब आपका शुरुआत होता है मेन टॉपिक। वहां से 3-4 चीजें पूछी जाती है जिसको मैंने पढ़ा दिया। अब जो शुरू होने वाली है वो होने वाली है हमारी रियल कंप्यूटर की कहानी। तो देखिए क्या कह रहा है, इन द मॉडर्न एरा कंप्यूटर जो है ना इसेंशियल पार्ट बन गया। ये बात बिल्कुल सही, कंप्यूटर क्या है? इसेंशियल पार्ट है। और अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो वो डेली टू डेली डे टू डे टास्क करने के लिए, डेली हमारे टास्क के लिए, स्कूल में, बैंक में, हर जगह अवेलेबल होता है। तो कंप्यूटर क्या है? अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में बात करें तो कंप्यूटर का मतलब होता है एक ऐसा मशीन जो कैलकुलेट कर सकता है। क्या होता है? ऐसा मशीन जो कैलकुलेट कर सकता है। कह रहा है हाउएवर मॉडर्न कंप्यूटर आर नॉट जस्ट अ कैलकुलेटिंग डिवाइस। मॉडर्न कंप्यूटर जो है वो सिर्फ कैलकुलेटिंग डिवाइस नहीं है, दे कैन परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ टास्क, बहुत सारा काम भी कर सकते हैं। सिंपल टर्म्स में अगर बात करें तो कंप्यूटर क्या है? प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यूज्ड टू स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस डेटा। तो ये किसके लिए कंप्यूटर क्या बोला गया? प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको यूज करते हैं किस लिए? स्टोर करने के लिए डेटा को, रिट्राइव करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें ब्रीफ हिस्ट्री की, अगर ओवरऑल हिस्ट्री, अभी पूरा डेप्थ हिस्ट्री नीचे पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ओवरऑल हिस्ट्री में देख लीजिए कि क्या रहता है, द टर्म कंप्यूटर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1640 1640 में इसको पहले बार लाया गया था। रिफर टू एज वन हु कैलकुलेट्स, क्या बोला कि जो कैलकुलेट करता है वही कंप्यूटर है। इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूटर। किससे आया था भाई? कंप्यूटर वर्ड से आया था, जिसका मतलब था कैलकुलेट करना। क्या मतलब था? कैलकुलेट। इन 1897 इट वाज नॉन एज ए कैलकुलेटिंग मशीन। 1897 में इसको कैलकुलेटिंग मशीन कहा जाता था। लेटर बाद में इसको 1945 में कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ एज ए प्रोग्रामेबल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विच इज नाउ कॉल्ड कंप्यूटर। तो इसको पहले 1945 में क्या बोला गया? प्रोग्रामेबल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, और इसको फिर बाद में कहा गया क्या? कंप्यूटर। इसको अभी हम कंप्यूटर कहते हैं। कह रहा है कंप्यूटर वर इंट्रोड्यूस, जब इंट्रोड्यूस हुआ था दे वर लार्ज एंड कुड फिल एन एंटायर रूम। भाई साहब जब कंप्यूटर आया था तो भैया पूरा बड़ा बड़ा रूम में भरा हुआ होता था। बात समझ में आ रही है? जी सर। उसके बाद क्या कह रहा है? सम कंप्यूटर्स वर ऑपरेटेड यूजिंग लार्ज साइज वैक्यूम ट्यूब्स। बोल रहा है भाई साहब लार्ज साइज वैक्यूम ट्यूब को यूज करता था, कुछ कुछ कंप्यूटर ऐसे थे। उसके बाद 1833 में चार्ल्स बेबेज, नॉन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। 1833 में जो चार्ल्स बेबेज ने इसको लेके आया था, कौन? क्या? कंप्यूटर। और इसको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर इनको कहते हैं। इन्वेंटेड एन अर्ली कैलकुलेटर विच वाज नेम्ड एज ए डिफरेंस इंजन। और जिन्होंने क्या लेके 1833 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन नाम की क्या बोलते हैं कैलकुलेटर लेके आया था, जिसको हम लोग नाम दिए क्या?
भाई साहब फादर ऑफ कंप्यूटर, इसीलिए इसको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। कह रहा लेटर 1837 में he introduced the first mechanical general purpose computer that called analytical engine. Over time the computers became the powerful performance in a small and performance and small in size. तो जैसे जैसे चीजें बढ़ती गई वैसे वैसे कंप्यूटर का साइज छोटा होता गया और पावरफुल होता गया। 1837 में चार्ल्स बेबेज ने कैलकुलेटर लाया, तो और 1837 में जो एनालिटिकल इंजन आया, और इसीलिए चार्ल्स बेबेज को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर, है ना। इसके और इसके बाद अब क्या आ जाएगा भाई, इसके बाद आ जाएगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें, ध्यान से समझिएगा, इसमें सारा चीज दिया हुआ है जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या चीज हुआ था, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले क्या बोल रहा है, फर्स्ट जनरेशन कब आए थे, 1946 से 55 के बीच में। मेजर इनोवेशन क्या था उसमें, वैक्यूम ट्यूब्स, फिर उसका मेन मेमोरी क्या थी, पंच कार्ड। इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात करें तो पंच कार्ड और पेपर था। लैंग्वेज लो लेवल मशीन लैंग्वेज था। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर बात करें तो यहाँ कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, ह्यूमन ऑपरेट करता था स्विच करके। साइज मेन फ्रेम साइज का था, जैसे इनवैक, एडवैक और यूनिवैक, ये 3 एग्जांपल थे क्या आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के। सेकंड जनरेशन की अगर हम बात करें 1955 से 65 के ईस्वी में होता था। इनोवेशन क्या था, ट्रांजिस्टर एज ए मेन कंपोनेंट। देखो यहाँ से जो पूछा गया ना, हर चीज पूछा गया, कभी कभी मेजर इनोवेशन पूछ देता है, कभी कभी मेन मेमोरी क्या थी वो पूछ देता है। सेकंड जनरेशन में मेन मेमोरी क्या थी, तो यहाँ था रैम और रोम, और ऊपर में क्या था, ऊपर में देखो ये था आपका पंच कार्ड, ठीक है। अगर एक्सटर्नल स्टोरेज की बात करें तो यहाँ मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क थी। अगर इनपुट डिवाइस की बात करें तो मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क था। अगर लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ बेसिक कोबोल फोर्टेन असेंबली लैंग्वेज का यूज किया जाता था, और सम हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज किया जाता था, जैसे बेसिक कोबोल फोर्ट्रेन, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, ह्यूमन हैंडल्स पंच कार्ड। साइज मेन फ्रेम का होता था, जैसे IBM 1401, NCR 300, IBM 60। चलिए अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन में मेजर इनोवेशन इंटीग्रेटेड सर्किट हुआ करता था। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के तौर पर मेन मेमोरी पीरोम और DRAM थी, है ना। एक्सटर्नल स्टोरेज इंप्रूव डिस्क था, फ्लॉपी डिस्क जिसको बोलते हैं। इनपुट आउट डिवाइस की बात करें तो कीबोर्ड फॉर इनपुट, मॉनिटर एंड आउटपुट, ठीक है। लैंग्वेज क्या था, मोर हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ पे थी। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। मिनी से एग्जांपल के लिए IBM सिस्टम 360, ये सारी चीजें थी। फोर्थ अगर जनरेशन की बात करें तो 75 से 90 के बीच में था LSIC और VLIC, मतलब अल्ट्रा, इसको बोलते हैं लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं इसको। माइक्रो प्रोसेसर यूज करता था। मेन मेमोरी EPROM और SRAM था। फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क एक्सटर्नल स्टोरेज था। इनपुट आउट डिवाइस की बात करें तो मॉनिटर फॉर आउटपुट। लैंग्वेज यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते थे, और ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS और PC DOS यूज करता था। साइज माइक्रो कंप्यूटर यहीं से शुरुआत हो गया। अब फिफ्थ जनरेशन की अगर बात करें तो 1990 से अभी तक ये कंटिन्यू है। ULSIC अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बोला गया। EPROM, SISIM और DIMM यहाँ पे यूज होता है। एक्सटर्नल स्टोरेज क्या था, मॉडिफाइड एंड मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क। इनपुट आउटपुट की बात करें तो कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस, स्कैनर, ये सारा चीज यहाँ यूज होता है। लैंग्वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। अब तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात करेगी, विंडोज 90 ये आ गया, विंडोज NT आ गया। साइज वेरी स्मॉल, यहाँ पे लैपटॉप, नोट, डिजिटल, पाम टॉप, ये पॉकेट PC सब की बात की गई। देखो इन सारों का एक क्रक्स कहाँ है, यहाँ पे आप देखो क्या है। फर्स्ट जनरेशन 1945 से 55, है ना, 59 से 65, 65 से 75, 75 से 88 और 88 से प्रेजेंट तक। ये देखो वैक्यूम ट्यूब ऐसा होता था, ट्रांजिस्टर, यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट, यहाँ पे VLSI, यहाँ अल्ट्रा लार्ज, है ना। ये सारा चीज देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ये थे, तो ये सारी चीज आप देख लीजिएगा एक बार, इसमें कुछ खास है। अच्छा ये देखो, ये भी यहाँ पे सेम चीजें लिखा हुआ है कि कम कौन कौन सा आया, देखो, है ना, मशीन, ये सारा चीज सेम आया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने बहुत सारा चार्ट ऐड कर दिया ताकि आप इजी तरीके से पढ़ पाए। देखो 40 से 56, 56 से 64, 64 से 71, 71 से और 81 से प्रेजेंट, तो ये सब सारा चीज है, सब एक ही चीज है। वो चार्ट पढ़ लो, एक कोई चार्ट पढ़ लो, काम बन जाएगा आपका। चलो अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की। तो सबसे पहले अबकस आया था। क्या बोल रहा है अबकस, क्या मैनुअल डिवाइस था, कैलकुलेट करता था बीट्स और डिस्को। इट इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस वर्ल्ड डेवलप्ड इन चाइना, जो डेवलप हुआ कहाँ, चाइना में। पास्कल कंप्यूटर था, 1642 में आया था। क्या बोल रहा, ब्लेज पास्कल along with विलियम सिखार्ड was one of the two inventors of mechanical calculators 17th century। 17वीं शताब्दी में जो पास्कल जो थे इन्वेंशन 1642 में इन्होंने करा था। तीसरी बात आई चार्ल्स बेबेज की, तो उन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया 1822 में, और अमेरिका इंजन बनाया 1837 में। चार्ल्स बेबेज को ही भाई साहब फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। जो एनालिटिकल इंजन है, कंटेंट क्या करता था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बेसिक फ्लो एंड इंटरेस्टेड मेमोरी,
हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स ने पर्सनल कंप्यूटर बनाया और was considered to be the their father, released after Altair at 800 and December 1974 में। उसके बाद है IBM आया, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर कॉल्ड मार्क 1 बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्टाफ के द्वारा। हार्वर्ड के 1973 हार्वर्ड प्रोफेसर ने इसको IBM को बिल्ड किया, इसका नाम था हार्वर्ड मार्क 1 कंप्यूटर, 51 फीट लॉन्ग था, 1944 में आया था। उसके बाद एंटस ऑफ बेरी कंप्यूटर ABC वाज द फर्स्ट ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर बट नॉट प्रोग्रामेबल। तो एंटस ऑफ बेरी कंप्यूटर ABC फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कंप्यूटर बेस्ड जो था प्रोग्रामेबल नहीं था। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर वाज कंसीव्ड एंड डिजाइन जॉन मोकले ने और जे प्रेस्पर एकट ने किया था ENIAC को डेवलप, और कब हुआ था 1946 में हुआ था। एडवेक को किसने किया था भाई, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर को, ठीक है, अनलाइक ENIAC के बाद आया था 1950 में ये किया गया था, जॉन वॉन न्यूमन ने इसको क्या किया था, लेके आए थे। अगर हम एडवेक की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, अगर इसकी बात करें तो ये भैया एडवेक जो है मॉरिस विल्किस ने और 1949 में इसको लेके आए थे। अगर यूनिवैक की बात करें, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर की, तो इसके बाद तो इसको भी कौन लेके आया था, जेस प्रेस्पर एकट और जेन मॉचले ने, कब 1951 में, ठीक है, जो इन्वेंटर थे ENIAC के भी। लियो 1 आया था, लायंस इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस वाज द फर्स्ट कंप्यूटर यूज्ड फॉर कमर्शियल बिजनेस एप्लीकेशन, कमर्शियल बिजनेस एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाने वाला पहला कंप्यूटर लियोन्स इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस था। ऑगस्टा अडा, लेडी अडा ऑगस्टा के बारे में दिया गया है कि ये कंट्री काउंटेस ऑफ लवलेस कहा गया। लेडी अडा ऑगस्टा क्या थी, द वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर थी, मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है इसको, तो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर एंड मदर ऑफ द कंप्यूटर दैट इज लेडी अडा ऑगस्टा, ठीक है। क्रिस्टोफर लाथम की अगर हम बात करें तो अमेरिकन इन्वेंटर था, वो इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रैक्टिकल टाइपराइटर है ना। क्वर्टी कीबोर्ड स्टिल यूज टुडे, जो अभी भी यूज करते हैं, क्वर्टी यूज किया था इन्होंने, क्या याद था, कीबोर्ड को पहला लाने वाला इंसान क्रिस्टोफर लैथम था, ठीक है, याद रखना इस बात को। चलो, डगलस कार्ल एंजल बर्ट वाज अमेरिकन इंजीनियर हु इन्वेंटेड माउस को ये इन्वेंट करने वाला कौन था, सर डगलस कार्ल एंजल बर्ट, और कब आया था 1964 में। द अर्लीस्ट वर्जन ऑफ CRT कैथोड रे ट्यूब was invented by the German scientist Ferdinand Braun 1897 में, and is also known as Braun tube बोलते हैं इसको, ठीक है, याद रखिएगा। WWW इंट्रोड्यूस बाय टीम्स बर्नर्ली, WWW कौन लाया था, टीम्स बर्नर्ली लेके आया था। देखो एक एक लाइन जो है ना वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर किसी का डेफिनेशन और पूछा गया और ये एग्जाम में पूछा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एस्टेब्लिश किया बिल गेट्स और पॉल एलन ने। परम पहला सुपर कंप्यूटर था, इट इज कंसिडर्ड द इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर एंड इट वाज इंडिजिनियसली बिल्ट 1990 बाय CDAC डिजाइन एंड असेंबल्ड बाय द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे में। क्रे 1 जो था 1975 में आया, कंसिडर्ड द फर्स्ट रियल सुपर कंप्यूटर, और उसके बाद आया पृथ्वी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने पुणे ने इसको ये डिजाइन किया था, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, विच इज यूज्ड फॉर क्लाइमेट रिसर्च के लिए यूज किया जाने लगा। अब उसके बाद आया आदित्य जिसको बोलते हैं परम UR2 द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग CDAC 69th रैंक था इसका। उसके बाद वैक्यूम ट्यूब इंट्रोड्यूस किया गया जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा। वैक्यूम ट्यूब कौन लाया, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। ट्रांजिस्टर डेवलप किया अमेरिकन फिजिसिस्ट जॉन बार्डिन, वॉल्टर ब्रेटन और विलियम शॉकले, ये तीन लोगों ने मिलकर ट्रांजिस्टर बनाया। जैक किल्बी रॉबर्ट नॉइस सेपरेटली इन्वेंटेड द IC इंटीग्रेटेड सर्किट, किसने बनाया, जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस सेपरेटली। इंटेल पब्लिसिटी इन वर्ल्ड फर्स्ट सिंगल चिप माइक्रोप्रोसेसर किसने ये किया, इसका नाम था फेडेरिको फैगिन, किसने किया, फेडेरिको फैगिन। स्टीव वोजनिक स्टीव जॉब्स ने एप्पल को कंप्यूटर को फाउंड किया, स्टार्टेड एप्पल कंप्यूटर्स हुआ 1976 में। उसके बाद फर्स्ट लैपटॉप जो रिलीज हुआ 1981 में हुआ, एप्सन का S20 हुआ था, बैटरी पावर इसकी थी 20, और 1988 में कॉम्पैक्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ, फर्स्ट लैपटॉप PC विजय ग्राफिक्स, और ये आरमैक्स हाईएस्ट स्कोर मेजरिंग लिनपैक था, आरपीक दिस इज द थ्योरेटिकल पीक परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम था। चलो ये तो हो गए आपके बेसिक चीज जो कंप्यूटर से रिलेटेड था। अब देखो इन्वेंटर्स ऑफ ICT, कौन कौन सा किसने इन्वेंट किया है उसका डेफिनेशन दिया हुआ है, मैंने बहुत चार्ट वे में बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, इसको याद कर लीजिएगा, देखिएगा एक बार पढ़ लीजिएगा। इन्वेंटर ऑफ पंच कार्ड किसने बनाया, हॉलरिथ ने। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर्ट्रैन, फिलिप्स और ये कोबोल। कंप्यूटर ग्राफिक्स डेवलप किया गया विलियम फेटर ने। अर्पा ने डेवलप किया गया डरपा ने। फर्स्ट कंपाइलर वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर ग्रेस मूरे होपर। फादर ऑफ द कंप्यूटर एनिमेशन जॉन वाइट ने, लेकिन फादर ऑफ कंप्यूटर बोले तो चार्ल्स बेबेज। फादर द फर्स्ट मूवी टू यूज डिजिटल इमेज
वेस्ट वर्ल्ड 1973, कंप्यूटर माउस इन्वेंट किया डगलस एंजल बार्ट ने, कंप्यूटर कीबोर्ड इन्वेंट किया क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने, एंड लैपटॉप कंप्यूटर इन्वेंट किया एडम ऑसबॉर्न ने। फर्स्ट ग्राफिकल कंप्यूटर गेम इन्वेंट किया गया एएस डगलस ने। अगर कंप्यूटर बायोस की इन्वेंट किसने किया तो गैरी किल्डेल ने। अगर इन्वेंटर कंप्यूटर बग की बात करें डॉक्टर ग्रेस मुरे हॉपर ने। इन्वेंटर्स कंप्यूटर चिप की बात करें तो जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉयस ने। फादर ऑफ कंप्यूटर हार्ड डिस्क की बात करें तो रिनॉल्ड जॉनसन। द इन्वेंटर्स फर्स्ट डेटाबेस डॉक्टर एडगार फ्रैंकफोर्ड ने। इन्वेंटर ऑफ एथरनेट कौन लेके आया तो भैया डेविड बॉक्स, चक टैकर और बटलर लैम्पलॉक इन जेरॉक्स पार्क में। इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर स्कैनर कौन लेके आया रे कर्जवेल। इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर स्पीकर कौन बनाया अभिनवन पुरच्ची दास। इन्वेंटर ऑफ एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम कौन बनाया माइक्रोसॉफ्ट। बोला इन्वेंटर ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर फैगिन हॉफ एंड मेजर ये था। यूनिवैक कौन डेवलप किया जॉन मुचले और जे प्रेस्पर एक्कट। इन्वेंटर ऑफ एबीसी कंप्यूटर जॉन एटनसॉफ एंड क्लिफोर्ड बेरी। फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर कौन लेके आया स्टैंडर्ड स्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फादर ऑफ इंटरनेट विंडसर्फ है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर जॉन वॉन न्यूमैन है और फादर ऑफ ईमेल रे टॉमिल्सन है। लीजिए जी ये आपका इन्वेंटर्स था सारा चीज था। चलो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का तो भैया कितने तरह के कंप्यूटर है। अगर हम बेसिस की बात करें तो जनरल और स्पेसिफिक पर्पस पे है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज की बात करें तो माइक्रो मिनी मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर है। और अगर एप्लीकेशन की बात करें तो एनालॉग डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर है। ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया गया होगा। सबसे पहले अगर हम बेस्ड ऑन साइज की बात करते हैं तो सबसे पहला कौन है सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा होता है। मेन फ्रेम मिनी और माइक्रो सबसे लास्ट में होता है। और उसके बाद मैकेनिज्म के बेस पर एनालॉग डिजिटल और हाइब्रिड, पर्पस के बेस पर जनरल और स्पेसिफिक। चलिए आइए एक एक करके इसकी हम चर्चा आराम से करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ना सुपर कंप्यूटर तो सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। क्या होता है सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। क्यों भैया क्योंकि ये ना मतलब वेदर फोरकास्ट वगैरह के लिए जो बड़ी बड़ी चीजें होती है ना इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ना वेदर फोरकास्टिंग के लिए, ये साइंटिफिक और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए ये इसके लिए यूज किया जाता है। बात समझ रहे हो बड़ी बड़ी मशीनें देखो जैसे ऐसा है ना ये दिख रहा है फिगर में ऐसी मशीनें लगी होती हैं ठीक है। ये दिखता है मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड MIPS की बात करता है, ये फ्लॉप्स की बात करता है ठीक है। चलो क्या सुपर कंप्यूटर इज कंप्यूटर विद अ हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस कंपेयर टू द जनरल पर्पस कंप्यूटर है ना। तो हाई लेवल परफॉर्मेंस का होता है ठीक है। डेवलप्ड इन यूएसए क्रे कंप्यूटर दिख रहा ठीक है। चलो तो सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा कंप्यूटर जिसका मतलब जो सिर्फ वेदर फोरकास्टिंग और बड़े बड़े कामों के लिए किया जाता है। यूजेस क्या है सुपर कंप्यूटर का देखिए वेदर प्रेडिक्शन है, वेपन डिजाइन के लिए गवर्नमेंट यूज करती है, डिफरेंट कैलकुलेशन हैवी जॉब्स के लिए हॉलीवुड मूवीज करती है, टाइटन सुपर कंप्यूटर क्रे है। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो मेन फ्रेम उससे थोड़ा छोटा कंप्यूटर होता है। एक साथ हजारों डिवाइस में कनेक्ट हो सकते हैं। 1000 डिवाइस कनेक्ट करने का मतलब है कि अगर आप एग्जाम सेंटर की बात करें तो वहाँ हजारों सेंटर्स हजारों बच्चे एक साथ एग्जाम देते हैं तो वो वहाँ क्या लगा होता है वहाँ मेन फ्रेम कंप्यूटर लगा होता है जहाँ एक साथ 1000 लोगों को कनेक्टिविटी जाती है ना, लिंक जाता है। दैट इज कॉल्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर है ना। ये देखो क्या कह रहा है मेन फ्रेम कंप्यूटर लाइक अ बिग सेंट्रलाइज्ड मशीन दैट कंटेन्स लार्ज मेमोरी ह्यूज स्टोरेज स्पेस मल्टीपल हाई ग्रेड प्रोसेसर सो इट हैज अल्ट्रा प्रोसेसिंग पावर कंपेयर टू द स्टैंडर्ड कंप्यूटर सिस्टम। ये देखो ये बड़ा वाला ऐसे रूम टाइप का बना होता है ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए क्या कह रहा है वेरी लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर कैपेबल फॉर सपोर्टिंग 100 और इवन थाउजेंड्स यूजर्स साइमल्टेनियसली। 1000 यूजर्स को एक साथ एक्सेस देने का पावर किसमें है मेन फ्रेम कंप्यूटर में। कह रहा है इन सम वेज मेन फ्रेम आर मोर पावरफुल देन द सुपर कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम ज्यादा पावरफुल होते हैं सुपर कंप्यूटर से। क्यों क्योंकि इसका डिफरेंस यही है कि सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम इज दैट द सुपर कंप्यूटर चैनल्स ऑल इट्स पावर इनटू एग्जीक्यूटिव फ्यू प्रोग्राम। तो सुपर कंप्यूटर क्या कर सकता है ना एक साथ कुछ ही प्रोग्राम्स को लेके चल सकता है। लेकिन अगर मेन फ्रेम की बात करें तो एक साथ हजारों प्रोग्राम्स को कॉन्करेंट एक साथ लेके वो चल सकता है। तो सबसे पहले सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा, मिनी मेन फ्रेम उससे छोटा। मिनी कंप्यूटर जो है वो छोटा होता है थोड़ा सा, इसमें 4 से 200 यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं। 4 कितने से 4 से 200 यूजर्स तक एक साथ काम किया जा सकता है। क्या कह रहा है मिनी कंप्यूटर्स आर द कंप्यूटर दैट आर स्मॉलर लेस पावरफुल एंड लेस एक्सपेंसिव देन अ मेन फ्रेम और सुपर। तो सुपर कंप्यूटर से थोड़ा कम होता है ना, लेकिन 400 से 200 यूजर। बेसिकली इसका यूज कहां पता है कॉलिंग सेंटर्स में, जहां पे कॉलिंग सेंटर होते हैं ना जी, तो वहां पे इसका यूज ज्यादा होता है। चलो अगर हम बात करें फिर मिनी कंप्यूटर्स की, तो मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं वो क्या होता है मिनी कंप्यूटर रेफर टू एज अ मिड लेवल कंप्यूटर। देखो इस तरह के कंप्यूटर सिस्टम होते हैं ना, ये देखो ऐसे ऐसे
ठीक है। चलो तो इसको बोलते हैं, तो इसमें बेसिक क्या याद रखिएगा, इसमें बेसिक याद रखिएगा 4 से 200 यूजर तक साइमल्टेनियसली एक साथ काम कर सकता है। चलो उसके बाद है माइक्रो कंप्यूटर। अगर हम माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो भैया माइक्रो कंप्यूटर वो होता है जो हम लोग यूज करते हैं, पीसी, लैपटॉप, है ना, छोटी छोटी चीजें, टैबलेट, मोबाइल फोन, ये सब क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है, बेसिक सा चीज है। चलो देखो व्हाट आर माइक्रो कंप्यूटर्स, देखो ये है माइक्रो कंप्यूटर्स। तो माइक्रो कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर दैट हैज अ माइक्रो प्रोसेसर चिप। इसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, ऑफन पर्सनल कंप्यूटर, इसको पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। तो बात समझ में आ गया, ये वाला से इट प्रोवाइड एक्सेस टू द वाइड वैरायटी ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन इसमें जा सकता है। अब अगर हम बात करें कि बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, तो एनालॉग कंप्यूटर होता है। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, ये बात ध्यान से समझिए, वैसा कंप्यूटर जो आपने देखा होगा जहां पे कांटा होता है ना, कांटा के थ्रू ये करता है। जैसे पहले अगर बाइक्स की बात करें पहले वाले में, तो पहले कांटा होता था, अभी भी स्पीड को मेजर करने के लिए जो पुराना स्कूटी है, बाइक्स है, उसमें जो कांटा वाला मेजर होता था ना, उसको बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। जहां पे आप मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो भी है, उसके लिए आप क्या करते हैं, कांटा वाला का मेजरमेंट करते हैं, तो उसको एनालॉग बोलते हैं। घड़ी जो डिजिटल नहीं, डिजिटल तो अलग वाले में आ जाएगा, तो घड़ी जो है कांटा वाला, उसको बोला जाता है एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, देखो इट इज यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज सच एज वोल्टेज, प्रेशर, लेंथ, टेम्परेचर, साउंड वेव। ये थर्मोमीटर, थर्मोमीटर इसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है जी, चलो तो इसको एनालॉग कंप्यूटर कहा गया। ये देखो यहाँ पे ना कांटा लगा होता है। देखो क्या कह रहा है, एनालॉग कंप्यूटर इज स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर वेयर to use data continuously form, not discrete form, and changeable continuous stream from the data is known as analog data। तो ये कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, ये डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं होता। डिस्क्रीट फॉर्म वो होता है जो आप भाई साहब बात कर रहे हैं 1 2 3 4 5 ऐसे में, ठीक है, लेकिन कांटा वाला फॉर्म दिखा रहा है, दैट इज कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर। अब चलो डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर वही हो गया सिंपल, जो बाइनरी डिजिट में शो करता है, 1 और 0 के फॉर्म में आपको बताता है ना, तो इसको बोलते हैं क्या, डिजिटल कंप्यूटर। जैसे नॉर्मल अगर किसी भी बात करें, किसी भी गाड़ी में अभी रिसेंट वाले में, तो वहां डिजिटल कंप्यूटर लगा होता है जी, 2 0 1 ऐसे करके आपको दिखाता है, 4 5 जो वो वाला चीज कह रहा है, स्लोअर देन द एनालॉग, एक्यूरेसी इज बेटर देन एनालॉग। एक्यूरेसी के मामले में एनालॉग से बेटर है, लेकिन स्लोअर होता है। ठीक है, होम और ऑफिस, स्कूल, ये सारी जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, डिजिटल मींस द डिस्क्रीट, इट रिफर्स द बाइनरी सिस्टम व्हिच कंसिस्ट द ओनली 2 डिजिट। डिजिटल डेटा कंसिस्ट बाइनरी डेटा रिप्रेजेंटेड बाय ओएफएफ लो एंड हाई। तो देखो ये आईबीसी, एप्पल में, कैलकुलेटर्स में, डिजिटल वॉचेस में, डिजिटल थर्मोमीटर्स में, ये सारे में लगा होता है। और हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जहां एनालॉग और डिजिटल दोनों होता है। जैसे ईसीजी मशीन, वहां पे दोनों होता है, कांटा वाला भी ब्लिंक कर रहा होता है और वो जो है नंबर्स वाला भी चल रहा होता है, तो उसको बोलते हैं क्या, हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर हम बेस्ड ऑन पर्पस की बात करें तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर और जनरल पर्पस दोनों होता है। स्पेशल पर्पस में क्या होता है, जो आपका मेडिकल स्कैनिंग के लिए होता है, ट्रैफिक सिग्नल में लगा होता है, स्पेस क्राफ्ट, रॉकेट टेक्नोलॉजी में लगा होता है। लेकिन अगर जनरल पर्पस की बात करें तो वो बेस्ड ऑन मेमोरी होता है, स्पीड होता है, स्टोरेज होता है, जो नॉर्मल कंप्यूटर्स में लगा होता है। चलिए अब आ जाइए कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पे देखिए इनपुट कैसे कैसे कंप्यूटर कंपोनेंट्स आ जाते हैं। कह रहा है इनपुट लेता है, कैसे कंप्यूटर इनपुट लेता है, ठीक है, यहाँ से जाता है यहाँ, और यहाँ से फिर इसमें इंटरनल से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ जाके ये आउटपुट देता है। ठीक है, ऐसे तो कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का, तो क्या होता है, मॉनिटर, कीबोर्ड, कंप्यूटर केस, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, जीपीयू, पावर सप्लाई, स्पीकर, प्रिंटर, माउस, ये सारे चीजें क्या है, कंपोनेंट्स है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स है। अगर हम इसको कंपोनेंट्स की बात करें तो दो कंपोनेंट में बांटा गया है, एक है इनपुट डिवाइस और एक है आउटपुट डिवाइस। 1 सेकंड का ब्रेक, थोड़ा सा मतलब 30 सेकंड का ब्रेक, पानी पी लिया जाए। चलिए अब हम बात करते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस की। अगर हम इनपुट डिवाइस की बात करें तो कह रहा है द डिवाइस दैट आर यूज्ड टू गिव डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर दैट आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। जो सारा ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर को आपको क्या कहता है, इंस्ट्रक्शन देता है या डेटा बोलता है, यूज टू गिव डेटा, डेटा देता है ताकि आप कंप्यूटर में जाके इसको इन्फॉर्म करता है। सीधा सीधी बात समझ लो कि जो ऐसा डेटा या फिर कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को जाके बोलता है, भैया कंप्यूटर सुनो मेरी बात, इनपुट डिवाइस। लेकिन जो है अब अगर बात करें आउटपुट की, तो आउटपुट क्या डिवाइस होगा, जो कंप्यूटर से बाहर चीजें आती है, कंप्यूटर बाहर वाले को देता है, भैया उसको बोलते हैं आउटपुट। जैसे कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, बारकोड रीडर, ओसीआर, एमआईसीआर, ओएमआर, टच स्क्रीन, ये सारे क्या है, सारे आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। अगर हम इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो कीबोर्ड्स वगैरह आते हैं। अब देखो कीबोर्ड
जैसे ही मैं इसको चेंज करूंगा ना वो चेंज होगा। देखो मेरे पास यहाँ कीबोर्ड रखा हुआ, मैं एक बटन क्लिक करूंगा वो चेंज आएगा। देखो कीबोर्ड इनपुट, मैंने इनपुट दिया वो आपको रिएक्ट करेगा, देखिएगा। देखिए इनपुट दिया, यहाँ पहुंच गया, फिर आउटपुट दिया फिर यहाँ पहुंचाऊंगा। तो ये क्या है, ये भाई साहब इनपुट डिवाइस है ना जी। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या होता है भाई, कीबोर्ड आपके पास देखिए ऐसा होता है, कीबोर्ड दिख रहे हैं जी सर। इसमें ना 104 की होते हैं अगर विंडो की को आप ले लेंगे तो, और अगर विंडो की को छोड़ देंगे तो 101 की होते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए भैया, कि अगर विंडो की, ये विंडो की कहाँ गई, ये देखिए ये इधर होगा कहीं, ये देखिए ये ना ये विंडो की होता है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए मैं आपको ओरिजिनली दिखाऊं, दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है जी। तो ये यहाँ पे ना ये विंडो की है, ये विंडो की है। उसी तरह से ये अगर उसकी बात करें विंडो की तो विंडो की इसमें क्या, अगर बिना विंडो की बात करें तो 101 होता है, और विंडो की के साथ बात करें तो 104 होता है। कितना होता है, 104। चलिए उसके साथ साथ आप क्या देख रहे हैं, द कीबोर्ड इज यूज्ड फॉर टाइपिंग टेक्स्ट इनटू कंप्यूटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, दो टाइप के कीबोर्ड्स होते हैं, एक तो सीरियल कीबोर्ड होता है, एक पैरेलल कीबोर्ड होता है। ये देखिए इसमें कुछ कुछ न्यूमेरिक नंबर्स और ये दिए गए, पूछा जाता है ना। इसको देखिए एक एक करके मैं समझाता हूँ। पहले ये जो ऊपर वाले जो दिख रहे हैं आपको, इसको क्या बोलते हैं, सॉरी ये तो होता है एस्केप की, एक कोना में तो लास्ट में एक बटन होता है, इसको एस्केप की, इसको फंक्शन की कहा जाता है। ये जो टोटल इधर आप कैलकुलेटर की तरह वाले होते हैं इसको न्यूमेरिक कीपैड बोला जाता है। ये इंटर बटन होता है, और ये तो आपको पता है कर्सर होता है, ये ठीक है, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, कंट्रोल की, टैब की, कैप्स लॉक, है ना। चलिए अब आप देखिए कि कीबोर्ड का वेरियस टाइप्स ऑफ कीज होता है। अल्फाबेट की A to Z तक होता है। न्यूमेरिक की आपका 0 से 9 प्लस माइनस इनटू और डिवाइड होता है। फंक्शंस की बोलते हैं F1 से F12 को। स्पेशल सिंबल्स बोला जाता है, ये सब जो है स्पेशल सिंबल्स के लिए की होते हैं। कर्सर की बोला जाता है नेविगेशन की, जो ऊपर नीचे करने के लिए होता है ना, ये देखो ये इसको। द की फॉर मोर की टू कंट्रोल कर्सर, होम होता है बिगनिंग ऑफ द लाइन, और डॉक्यूमेंट के लिए एंड होता है एंड ऑफ द लाइन, और डॉक्यूमेंट के लिए पेज अप होता है, कर्सर गोज टू द बैक पेज। और उसके साथ साथ कुछ होते हैं स्पेशल की। स्पेशल की कौन कौन सा भाई, तो पंक्चुएशन की, अल्फा न्यूमेरिक की, सिस्टम की, ठीक है। उसके बाद कुछ होते हैं मॉडिफायर की, जैसे शिफ्ट हो गया, फंक्शन बटन हो गया, FN कंट्रोल हो गया, ऑल्ट हो गया, कमांड हो गया, ये सब क्या है, ये सब स्पेशल कीज है और ऑप्शन। उसके बाद होते हैं टॉगल की। टॉगल की बोलते हैं जैसे कैप्स लॉक, न्यूम लॉक, स्क्रॉल लॉक और इंसर्ट, ये चार को बोलते हैं टॉगल की। याद रखिएगा, ये सब पूछ लिया जाता है। चलिए अगर हम माउस की बात करें तो डॉक्टर एंजल बर्ट ने इसको डेवलप किया है। माउस क्या है, डिवाइस है ना, जो कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ ए मॉनिटर को। जैसे अगर मेरे पास अभी ये चीज है, ठीक है, मैं आपको ना माउस दिखाता हूँ। माउस तो आपने देखा होगा, नीचे है, मैं दिखाता हूँ। चलो देखो, ये पॉइंटिंग, एक तरह से पॉइंटिंग डिवाइस होता है ये। इसको देखो, ये यही तो माउस है यार। एक देखो, ये राइट साइड बटन में एक यहाँ पे भी होता है, एक ये लेफ्ट माउस बटन है, और ये राइट माउस बटन है। और ये क्या है, ये सर्कुलेट करने के लिए पॉइंट को, है ना। तो ये स्क्रॉल करने के लिए स्क्रॉल व्हील बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसे होते हैं। तो वही कह रहा है कि माउस क्या है कि मूवमेंट ऑफ द कर्सर मॉनिटर है, इनपुट डिवाइस है, और पॉइंटिंग डिवाइस भी है ना। बस ये याद रखिएगा, और इससे ज्यादा दिमाग रखने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद है स्कैनर। स्कैनर कैसे होता है, ये देखो स्कैनर, बहुत स्कैनर होते हैं, ठीक है। जैसे एक होता है फ्लैट बेड स्कैनर, आराम से जाते हो आप शॉपिंग करने में, वहां भी दिखते हो। एक होता है शॉपिंग करने वाला, हाथ में पकड़ा हुआ है, कोई भी चीज रहा उसको स्कैन कर लिया, उसको बोलते हैं हैंड हेल्ड स्कैनर। क्या बोलते हैं, हैंड हेल्ड स्कैनर। और उसके बाद आप देखिए, आइए तो फ्लैट बेड स्कैनर क्या होता है, इट इज कॉल्ड डेस्कटॉप स्कैनर। और हैंड हेल्ड स्कैनर होता है जो हाथ में पकड़ के खींचते हैं ना। दो स्कैनर आपको दिखता है ना, जो एक होता है हाथ में पकड़ने वाला जो मॉल वगैरह में जाते हो, और एक होता है फ्लैट बेड स्कैनर जो डेस्कटॉप में स्कैनर होता है। उसके बाद होता है ऑप्टिकल स्कैनर। ऑप्टिकल स्कैनर बोलते हैं जो लाइन बाय लाइन, क्या बोल रहा है, द कैरेक्टर्स आर रीड विद द हेल्प ऑफ ए लाइट, दिस यूज इन द ऑफिस ऑटोमेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड लाइब्रेरी। तो यहाँ लाइब्रेरी में होता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। ये देखो, ये आपको दिख रहा है ना, लाइन बाय लाइन क्या कर रहा है, ये कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज कर रहा है। उसके बाद होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, OMR। तो देखो जैसे आप एग्जाम देते हो, तो एग्जाम पहले तो OMR शीट पे एग्जाम होता था जी सर, OMR शीट पे होता था। तो OMR शीट का जो चेकअप होता है कॉपी, वो कैसे होता है, तो उसके लिए भी तो OMR होता होगा ना, OMR शीट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ये देखो, आप ऐसे डालते जाओगे, ये रिकॉग्नाइज करेगा और आपके कंप्यूटर में इनपुट दे देगा। उसके बाद है ऑप्टिकल बारकोड रिकॉग्निशन, है ना। ऑप्टिकल बारकोड ये मॉल वाला है, बारकोड रिकॉग्निशन। देखो ऐसा बारकोड दिया होता है हर जगह पे, और इसी बार को आपसे आप रिकॉग्नाइज कर लेता है कि भैया क्या काम करना है और नहीं करना है। उसके बाद है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, है ना, सॉरी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन बोलते हैं, या कार्ड रीडर नहीं, कैरेक्टर। अब देखो ये क्या है, ये चेक वाला मशीन बैंक में लगा होता है, याद है जी सर। तो ये ना जो इंक होता है इसमें, देखना चेक में ना एक तरह का इंक होता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है। क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है।
और MSIR कैरेक्टरिस्टिक्स, चेक नंबर, अकाउंट डिटेल्स, ये सारा चीज जो है कह रहा आर प्रिंटेड इन द स्पेशल लिंक यूजुअली कंटेंट द आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड से स्पेशल लिंक से ये प्रिंटेड होता है। इसको क्या करता है, ये स्कैन कर लेता है। बात समझ रहे हो, ये स्कैन करता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। उसके बाद है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन वो सिंपल है, जैसे मैंने इसको टच किया, ठीक है, टच किया यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, तो टच स्क्रीन बोलते हैं कि फिंगर के थ्रू आप ये टच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस से जो स्टिक की तरह का होता है, बेस उसका एक जगह होता है, उसको आप हिला ऐसे ऐसे करके, जो गेम वाला देखते हो, गेम जहाँ पे आप गेम खेलने के लिए जाते हो, मतलब बच्चा लोग को लेके जाते हो, तो वहां पे क्या करता है, वो उसके पास जॉयस्टिक लगा होता है, ऐसे 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 हिलाता है ना, वो जॉयस्टिक उसको बोलते हैं। फिर है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या हो गया भैया, वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए या साउंड को ये करने के लिए माइक्रोफोन होता है। जैसे ये क्या है, ये माइक्रोफोन ही एक तरह का क्या है, माइक्रोफोन है, देखो है ना, मेरे पास है माइक्रोफोन और यही वाला है, ये दिख रहा है आपको, सेम चीज है, देख लो, है ना, मैं दिखाऊं, ये देखो, दिख रहा है आपको, जी सर। तो ये है क्या है, ये है माइक्रोफोन, और माइक्रोफोन से क्या हुआ, इनपुट ले रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है चीजें, तो ये इसको बोलते हैं माइक्रोफोन। वेब कैमरा। वेब कैमरा क्या, अभी सामने मेरे पास क्या लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, जी सर, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा ग्रीन पर्दा के ऊपर पढ़ाते हैं और छोटा छोटा कैमरा लैपटॉप पे लगा होता है, उसको वेब कैम बोला जाता है। देखो ऐसा होता है, ये है ना, ऐसा होता है, इसको बोलते हैं वेब कैमरा। लाइट पेन क्या होता है, ये देखो, इसी को बोलते हैं लाइट पेन। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लिखा रहा है, देखो दिखा रहा है ना आपको, दिख रहा है स्क्रीन पे, ये देखो ये ठीक है, तो देखो इसको बोलते हैं लाइटर पेन। और ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है, इसको भी, ये भी इनपुट दे रहा है, दैट इज कॉल्ड लाइट पेन। ट्रैक बॉल क्या होता है, ये माउस की तरह होता है ना, ये देखो ट्रैक बॉल क्या होता है, एक माउस की तरह होता है, जैसा माउस वैसा, ये अल्टरनेटिव यूज है माउस का। देखो माउस पे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस जगह पे अगर आप इसको राइट लेफ्ट में यहाँ से करके पॉइंटर की तरह काम कर सकते हैं। उसके बाद है वॉइस रिकॉग्निशन। ये तो भाई साहब कोई नहीं, बोलने से सब होगा, है ना, ये वाला गूगल वाला, गूगल में जो हम लोग कहते हैं बोलने से सब होगा, एग्जांपल गूगल वॉइस रिकॉग्निशन वाला। उसके बाद है टच पैड। टच पैड क्या होता है, जब आप लैपटॉप यूज करते हैं तो देखिएगा, जब आप लैपटॉप में क्या होता है, टच पैड तो दिया हुआ होता है, टच करते हैं और उसके स्क्रीन को आप ये देखते हैं, तो बोला क्यों दिया जाता है, ताकि आप कंट्रोल कर सके कर्सर को, है ना, कर्सर कंट्रोल करने के लिए। ये देखिए आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें आउटपुट डिवाइस की, तो एनी डिवाइस दैट इज कैपेबल फॉर रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन ऑन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ वहां देखो, वहां कंप्यूटर को क्या मिल रहा था, इंफॉर्मेशन मिल रहा था और वो दे रहा था इनपुट, ठीक है, कंप्यूटर को इनपुट मिल रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, कोई भी डिवाइस जो कैपेबल है रिप्रेजेंट करने में इंफॉर्मेशन ऑन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट दिखाने में, दैट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस क्या करता है, रिसीव करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सीपीयू, सीपीयू से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और वो प्रेजेंट करता है डिजायर्ड फॉर्म में, जैसा आपको चाहिए वैसे दिखा देता है। जैसे मैंने बोला भाई साहब चलो प्रेजेंट करो, देखो स्क्रीन पे दिखाओ, तो वो स्क्रीन पे दिखा रहा है, देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना, ये चीज तो ये चीजें हैं। अब देखो टर्मिनल मॉनिटर। मॉनिटर बोलते हैं टीवी स्क्रीन को, कह रहा है सिमिलर टू द टीवी स्क्रीन, आइदर माइक्रोक्रोम ब्लैक एंड व्हाइट हो या फिर कलर हो। इट डिस्प्लेज, इट आल्सो रेफर द विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट की तरह। सेवरल टाइप्स ऑफ मॉनिटर, अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे जैसे कॉलर ग्राफिक अडेप्टर होता है, एनहांस ग्राफिक अडेप्टर होता है, वीडियो ग्राफिक्स अडेप्टर होता है, सुपर वीडियो ग्राफिक्स अडेप्टर होता है। द स्क्रीन साइज भी डिफरेंट करता है, अलग अलग से 24 लाइन से 80 कैरेक्टर्स तक होते हैं, तो ये सारा याद रखिएगा। उसके बाद है सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, मतलब वैक्यूम ट्यूब होता है एक तरह सा, जिसमें मोर वन से और इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, फुल फॉर्म याद रखिएगा। और ये फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है, जहां पे आपको सारा चीज दिख रहा होता है। एलईडी उसके बाद आया, एलईडी होता है, एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, ये आपका इम्यूड डियोड बोलते हैं इसको ना, है ना, जी सर। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है जी, OLED, OLED display is based on the organic substance and used to semiconductor material light emitting diodes। ये देखो LED क्या है, लाइट इमिटिंग डियोड बोलते हैं। चलो AMOLED, ये एडवांस वर्जन है, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिट। तो सर एमोल्ड जो होता है ना, वो आपको दिखने में मतलब आंखें लगेगा कि यार सब बाहर निकल जाएगा, ऐसा बोलते हैं एमोल्ड को, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद क्या है, मॉनिटर। ये देखिए, ये आपको एग्जांपल दिया गया है QLED टीवी का, OLED का, LED का और LCD का, ठीक है। और अगर एमोल्ड का देखेंगे तो आप और कंफ्यूज कर जाएंगे, और मतलब जबरदस्त तरीके से उसमें दिखाया जाता है। ये आपको आपका डेफिनेशन। तो ये क्या है, ये मॉनिटर है, मॉनिटर का टाइप्स है ना। मॉनिटर मतलब होता है सामने आपको दिख रहा होता है स्क्रीन, दैट उसको मॉनिटर कहते हैं। अब आ जाओ ग्राफिक्स कार्ड। अगर ग्राफिक्स कार्ड को बात करें तो इसको वीडियो कार्ड भी कहा जाता है, इसको वीडियो एडेप्टर भी कहा जाता है, डिस्प्ले कार्ड भी कहा जाता है, ग्राफिक कार्ड भी कहा जाता है। ग्राफिक बोर्ड, डिस्प्ले एडेप्टर, ग्राफिक्स एडेप्टर, फ्रेम बफर, बहुत सारा नाम है इसका,
ठीक है। लेकिन इसका काम क्या है, एक्सपेंशन कार्ड विच जनरेट अ फीड आउट द इमेज टू डिस्प्ले। देखो ग्राफिक्स कार्ड जो होता है ना, आपकी विजुअलाइजेशन कैपेसिटी जो होती है किसका, कंप्यूटर का, उसको बढ़ा देता है। अगर आप ग्राफिक्स कार्ड ज्यादा अच्छा लगाते हो तो ज्यादा अच्छा क्लियर तरीके से इमेजेस जो है आपको वो शो होते हैं। तो ये देखो ऐसा होता है ग्राफिक्स कार्ड, कैसा होता है, ऐसा, ये इसको बोलते हैं ग्राफिक्स कार्ड। उसके बाद है प्रिंटर। प्रिंटर तो हर कोई देखा होगा यार, इसमें ऐसा तो कोई बात नहीं कि प्रिंटर देखा नहीं, फोटो तो निकाले ही होगे, नहीं। तो कह रहे प्रिंटर क्या है, एक एक्सटर्नल हार्डवेयर है, आउटपुट डिवाइस है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा को स्टोर करता है कंप्यूटर पर और अदर डिवाइस और जनरेट करता है क्या, हार्ड कॉपी। तो जो प्रिंटर होता है वो बाहर चीजें आउटपुट करता है, इसीलिए इसको आउटपुट डिवाइस करते हैं। लेकिन स्कैनर अगर बात करें तो स्कैन करके इनपुट लेता है ना, तो उसको बोलते हैं स्कैनर, ठीक है। अब एक ऐसा प्रिंटर और स्कैनर दोनों साथ में आने लगा है तो उसको मिक्स डिवाइस के अंतर्गत रखा जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्या है, आइए देखिएगा। आइए टाइप्स ऑफ प्रिंटर की बात करते हैं। तो इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। तो भैया इंपैक्ट प्रिंटर की मैं बात करें तो डॉट मैट्रिक्स, डेली विज, लाइन और ड्रम प्रिंटर होते हैं। और अगर नॉन इंपैक्ट की बात करें तो इंकजेट, लेजर और थर्मल प्रिंटर्स होते हैं। तो इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर दैट वर्क डायरेक्ट कांटेक्ट विद ऑफ एन इंक एंड रिबन विद द पेपर। जो ऐसा प्रिंटर जो इंपैक्ट डालता है, क्या बोल रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट करता है इंक के साथ, रिबन के साथ और पेपर के साथ, तो उसको बोलते हैं क्या, इंपैक्ट प्रिंटर्स। दिस प्रिंटर्स आर टिपिकली लाउड बट रिमेन इन यूज टुडे। आज भी यूज में आते हैं, इसको बोलते हैं ऐसे प्रिंटर। बिकॉज ऑफ दिस यूनिक एबिलिटी टू फंक्शन इन मल्टी पार्ट फॉर्म्स एंड इंपैक्ट प्रिंटर हैज मैकेनिज्म रिजॉल्विंग दोज ऑफ ए टाइपराइटर। एग्जांपल ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर्स डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स, डेसिबल प्रिंटर्स और लाइन प्रिंटर्स, ठीक है। तो ये इसके कह रहा है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या है, ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है दैट डज नॉट हिट और इंपैक्ट द रिबन टू द प्रिंट। बोर्ड डायरेक्ट हिट नहीं करते हैं। दे यूज लेजर, जेक्सोग्राफिक, इलेक्ट्रोस्टिक, केमिकल एंड इंकजेट टेक्नोलॉजी। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स आर जनरली मच क्वाइटर, शांत होता है ना। एक वाला प्रिंटर जो थोड़ा हड़बड़ करता है और एक वाला प्रिंटर जो होता है वो थोड़ा शांत रहता है। दे आर लेस लाइकली टू नीड मेंटेनेंस और रिपेयर्स अर्लियर इंपैक्ट प्रिंटर्स। इंपैक्ट प्रिंटर्स की अपेक्षा में इसको कम मेंटेनेंस करने की जरूरत पड़ती है। तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स इज इंकजेट प्रिंटर्स एंड लेजर प्रिंटर्स, ये दो प्रिंटर्स है। आइए बात करते हैं एक एक करके, मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा भी और समझाऊंगा भी। इंपैक्ट प्रिंटर्स में सबसे पहले डॉट मैट्रिक्स। क्या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, जो एक इंपैक्ट प्रिंटर है जो प्रोड्यूस करता है प्रिंटेड इमेजेस विद अ प्रिंट हेड स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म। मोस्ट ऑफ डॉट प्रिंटर्स यूज कंटीन्यूअस फॉर्म पेपर, अ हायर नंबर ऑफ पिन्स ऑन द प्रिंट हेड्स, मोर डॉट्स आर प्रिंटेड, ठीक है। At the 24 pins printer has the better print quality at the 9 pin printer। ये याद रखिएगा कि अब पूछा जाने लगा कि कितना पिन प्रिंटर जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंट करता है, तो 29 24 वाला, ये देखिए ऐसा वाला होता है प्रिंटर, ठीक है। तो ये क्या करता है, देखिए 7 पिन, 9 पिन, 18 पिन, 24 पिन, ये प्रिंटर्स होते हैं, ऐसे करके ये प्रिंट करते हैं। देखो ये प्रिंटर। डेसिबल प्रिंटर क्या होता है, ये देखो ये टाइपराइटर टाइप नहीं है, वो जो कि एक हथौड़ा मार रहा है वैसा लगता है, उस तरीके का होता है ना पेपर। ये देखो इसमें 96 कैरेक्टर्स होते हैं, पूछा जाएगा कि कितने कैरेक्टर्स होते हैं, 96। देखो एफ डेसिबल प्रिंटर इज एन इंपैक्ट प्रिंटर दैट यूजेस व्हील एज ए प्रिंट हेड। तो ये व्हील की तरह काम करता है, जैसे एक गया पेपर गया फिर प्रिंट किया, फिर वो जो टाइपराइटर देखता था ना, टक 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 फिर आगे बढ़ा, फिर टक 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 आगे बढ़ा, वैसा ही ये होता है डेसिबल प्रिंटर। लाइन प्रिंटर क्या होता है, ये लाइंस पर मिनट के हिसाब से काम करता है ना। देखो आ जाओ, उसके बाद है ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर क्या होता है, ऑल लाइन प्रिंटर टेक्नोलॉजी है जो यूज किया जाता है कैरेक्टर इमेज अराउंड सिलेंडर ड्रम। इनमें एक ड्रम होता है और ड्रम के बेस पर वो क्या करता है, रिबन में हिट करता है और धीरे 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 वो क्या करता है, प्रिंट करते रहता है। तो ये बोलते हैं ड्रम प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की अगर हम बात करें तो इंकजेट प्रिंटर। ये तो देखो इंकजेट टेक्नोलॉजी जो है डेवलप हुआ था 1960 में, बट द फर्स्ट कमर्शलाइज हुआ IBM 1976 में। इंकजेट प्रिंटर टाइप है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का और ये क्रिएट करता है आउटपुट बाय स्प्रिंग ड्रॉप्स, मतलब ये लिंक इंक वाला प्रिंटर है, इसलिए इसका नाम इंकजेट प्रिंटर हुआ है ना जी। आइए लेजर प्रिंटर होता है, ये देखो ये इस तरीके से मशीन वाला। कह रहा है लेजर प्रिंटर आर वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी एंड प्रोड्यूस अ हाई क्वालिटी आउटपुट। लेजर प्रिंटर्स कैन आल्सो प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इमेज। रेजोल्यूशन जो होता है 600 to 1200 DPI होता है, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। थर्मल प्रिंटर भी एक तरह का होता है, क्या होता है, ऑफन यूज्ड फॉर कैश रजिस्टर रिसिप्ट के लिए होता है, ठीक है। ये बेसिक है, याद रखिएगा। हाँ अब प्लॉटर होता है वो जो बड़ा बड़ा मशीन आप देखते हैं ना, जो ये करने के लिए होता है, बड़ा बड़ा जगह पे एडवर्टीजमेंट करने के लिए। ये देखो ना ये वाला, इसको क्या बोलते हैं यार, वो चार्ट में जो बड़ा बड़ा निकलता है ना उसको। उसके बाद है स्पीकर। स्पीकर की बात करें तो बाहर जो आउटपुट आता है वो स्पीकर क्या है, ये वाला है ना, साउंड जिसमें बजाते हो ता था थैया 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 है ना,
वो वाला। उसके बाद है इमेज प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होता है, हर स्कूल हर जगह लगा होता है प्रोजेक्टर भाई, आउटपुट देने के लिए। एक वेव जाता है, एक छोटा सा डिवाइस ऐसा ही, और यहाँ से वेव जाता है और वो आपको सारा स्क्रीन दिख जाता है कहाँ, बाहर। तो इसको बोलते हैं। अब बोथ डिवाइसेस जो दोनों तरीके के होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मोडम, इनपुट भी लेता है और आउटपुट भी देता है। नेटवर्क कार्ड, टच स्क्रीन, हेडसेट जो इसमें स्पीकर और माइक्रोफोन दोनों लगा होता है। माइक्रोफोन जैसे देखो एक हेडसेट होता है जिससे सुनता है, एक होता है जिसमें स्पीकर माइक्रोफोन भी लगा होता है और स्पीकर भी होता है ना, जैसे हम जो बोल रहे हैं वो सुन भी रहा है और बाहर भेज भी रहा है, तो उसको बोलते हैं आपको क्या, बोथ डिवाइसेस यानी। उसके बाद है फैक्स। फैक्स जो होता है दोनों काम होता है इसमें। देखो व्हाट इज मॉडम, मॉडम क्या होता है, देखो यहाँ से इसको ले रहा होता है और यहाँ पे ये करके फिर आउटपुट भी दे रहा होता है टर्मिनल में, ऐसे। उसके बाद इंटरनेट मॉडम रूटर, ये देखो ये फैक्स मशीन क्या है, ये फैक्स मशीन आपको ऐसे आता है। उसके बाद अगर हम बात करें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, सीपीयू की बात करते हैं। क्या बात कर रहे हैं, सीपीयू की। चलिए जी, तो सीपीयू, सीपीयू क्या है भाई साहब, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है ना, ब्रेन होता है वो कंप्यूटर का भाई साहब भयानक। सीपीयू कंट्रोल करता है क्या, ये देखिए, सीपीयू कंट्रोल करता है एक्शन ऑफ द कंप्यूटर इंक्लूडिंग कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग, डेटा को प्रोसेस करने का सारा काम सीपीयू करता है। सीपीयू कम इन द डिफरेंट स्पीड, अलग अलग स्पीड में आता है, फास्टर देन सीपीयू, है ना। चलो सीपीयू में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं भाई, कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है और रजिस्टर होते हैं, कैशे होता है, बसेस होते हैं और क्लॉक होता है, ये सारी चीजें होती है। कंट्रोल यूनिट होता है जो क्या करता है, प्रोवाइड करता है सेवरल फंक्शंस, है ना, डिकोड एग्जीक्यूट करने का काम करता है ना, इशू करता है और कंट्रोल करता है हार्डवेयर को, मूव्स करता है डाटा अराउंड द सिस्टम। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की अगर हम बात करें तो ये मैथमेटिकल लॉजिकल जो परफॉर्मेंस है, लॉजिकल और मैथमेटिकल दोनों परफॉर्मेंस को ये काम करता है। देखो क्या अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को ये डिसीजंस लेता है। रजिस्टर जो होते हैं ना वो सबसे हाईएस्ट स्पीड मेमोरी होते हैं, रजिस्टर के बाद होता है कैशे, है ना। रजिस्टर सबसे हाईएस्ट स्पीड वाला मेमोरी होता है जिसमें बेसिक चीजें होती है। तो क्या कह रहा है, रजिस्टर आर द स्मॉल अमाउंट ऑफ हाई स्पीड मेमोरी कंटेंट विद द सीपीयू, किसमें होता है, सीपीयू में होता है। दे आर यूज्ड प्रोसेसर टू स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा दैट आर नीडेड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। अब देखो रजिस्टर का काम क्या होता है, रजिस्टर का काम होता है कि भैया वो सारे मेमोरीज को ले रखना अपने पास जो प्रोसेसिंग के लिए जरूरी है। तो रजिस्टर बेसिक चीज होता है जो मतलब बहुत कम होती है उसके मेमोरी, लेकिन उतना जरूर होता है जो प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर में जरूरत होता है वो तुरंत उसको जाके कंप्यूटर को दे देता है। और उससे अगर बात करें तो कैशे मेमोरी होती है। कैशे मेमोरी भी थोड़ा सा ही होता है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं होता है। कैशे मेमोरी में वो सारे मेमोरीज रहते हैं जो कंप्यूटर को तुरंत इनपुट दे दे, है ना। वो कह रहा है कैसे इज स्मॉल अमाउंट ऑफ हाई स्पीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का एक छोटा पार्ट बट डायरेक्टली विद इन द प्रोसेसर। किससे बिल्ड होता है, प्रोसेसर से बिल्ड होता है। इसीलिए तो कैशे मेमोरी के साथ तुरंत क्या कहानी है कि अगर इसमें कुछ रखा हुआ होता है तो ये तुरंत कंप्यूटर को इनपुट दे देता है ना जी। इट इज यूज्ड टू टेम्पररी होल्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट प्रोसेसर इज लाइकली टू रीयूज। देखो यही से वो डाटा यूज करता है जो भैया देखो कोई ऐसा चीज जो कंप्यूटर में आप स्टोर करके और फिर दोबारा यूज करना चाहते हैं ना, वो कैशे मेमोरी में रहता है, तुरंत फास्ट तुरंत कंप्यूटर को देता है इनपुट और फिर कंप्यूटर आपको शो करता है। उसके बाद है बस। बस होता है तीन तरह का, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। एड्रेस बस बात करें तो कैरी मेमोरी एड्रेसेस फ्रॉम द प्रोसेसर टू द कंपोनेंट्स सच प्राइमरी एंड इनपुट डिवाइसेस। तो ये कैरी करता है मेमोरी का एड्रेस कि प्रोसेसर से प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में कैसे इनपुट और कैसे आउटपुट करना है। डेटा बस होता है जो एक्चुअल बिटवीन द प्रोसेसर होता है और कंपोनेंट्स के होता है। कंट्रोल करते हैं कैरी कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम द प्रोसेसर टू द कंपोनेंट। तो प्रोसेसर से कंपोनेंट तक का जो सिग्नल होता है उसको कंट्रोल करने का काम ये करता है। उसके बाद अगर बात करें तो क्लॉक सीपीयू होता है क्लॉक, सीपीयू कंटेंट्स क्लॉक व्हिच इज यूज्ड टू कोऑर्डिनेट ऑल द कंप्यूटर कंपोनेंट्स। तो क्लॉक क्या करता है, सारे कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। यूज ट्रांजिस्टर, और ये यूज करते हैं कैपेसिटर, है ना। एक्सपेंसिव से होता है किससे, डीरैम से एक्सपेंसिव एसरैम होता है और ये इकोनॉमिकल देन एसरैम होता है। ये पावर कंजम्पशन ज्यादा और ये लेस करता है। नो नीड टू रिफ्रेश, यहाँ रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। और यहाँ रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है हर थाउजेंड्स ऑफ द टाइम एवरी सेकेंड। कह रहा है यूज इन कैशे मेमोरी, और ये मेन मेमोरी यूज करता है। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, इसका सिंपल होता है एसरैम से। और ये क्या डेंसिटी इसका लेस डेंस होता है, ये हाई डेंस होता है। कैन स्टोर मेनी बिट्स पर चिप और कैन नॉट स्टोर मेनी बिट्स पर चिप। तो इसको बोलते हैं क्या, एसरैम और डीरैम में फर्क देखेगा। अब है रैम्बस डायनेमिक एक्सेस मेमोरी, है ना। तो ये RDRAM डेवलप्ड इन द रैम्बस हैज बीन एडेप्टेड बाय द इंटेल एंड इट्स पेंटियम प्रोसेसर। ये बात याद रखिएगा,
अब दूसरा है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी वो मेमोरी है जो हम यूज करते हैं कंप्यूटर मैन्युफैक्चर टू द परमानेंटली स्टोर इन्फॉर्मेशन इनसाइड चिप, है ना। बाहर ओनली बोलता है, बाहर चिप में जो हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं परमानेंट मेमोरीज को कहा जाता है। बूटिंग स्टेप के लिए इसको यूज करते हैं। और नॉन वोलेटाइल मेमोरीज को कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रीड रोम इज अ रीड ओनली मेमोरी विच स्टोर्ड कैन डाटा इन्फॉर्मेशन कैन ओनली रीड, नो चेंजेस कैन बी मेड। यहाँ पे ओनली रीड करने के लिए होता है, कोई चेंजेस नहीं किया, इसलिए इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, है ना। बूट स्टार्ट और रिक्वायर्ड बोलते हैं, स्टार्ट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट और बूट ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के बूट स्ट्रैप के लिए यूज किया जाता है इसको, ठीक है। चलिए, स्लोअर देन रैम सो चीपर देन रैम, स्लोअर है इसलिए चीपर भी है। एग्जांपल रोम का क्या है, कार्ट्रिज यूज इन वीडियो गेम, वीडियो गेम में जो कार्ट्रिज यूज होता है, बस यही ध्यान रखिएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ रोम की बात करें तो ये रोम में ईपीरोम, डबल ईपीरोम, पीरोम और फ्लैश ईपीरोम और रोम ये होता है। अब हम आइए एमरोम की बात करते हैं, मास्क रीड ओनली मेमोरी। देखिए ये क्या है, प्रोग्राम मैन्युफैक्चर नॉट बाय यूजर, है ना, प्रोग्रामेबल, ये यूजर के द्वारा नहीं किया जाता, ये प्रोग्राम मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी करके भेजता है। पीरोम होता है इम्प्री डेटा व्हेन मैन्युफैक्चर मे बी परमानेंटली प्रोग्राम बाय द यूजर, कि ये होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपीरोम मतलब ईपीरोम एक चिप होता है, स्मॉल विंडो ऑन टॉप अलाउड टू बी इरेज किया जा सकता है अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू, है ना। एक्सेस टाइम होता है 45 से 90 नैनोसेकंड। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल ईपीरोम, है ना। इसको होता है, क्या कह रहा है, मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द कंप्यूटर एंड प्लेस्ड इन स्पेशल मशीन टू डू दिस, बोल रहा है आप। और इसका जो रेंज होता है 45 से 200 सेकंड नैनो सेकंड्स के बीच में होता है। फ्लैश रोम बोलते हैं डबल ईपीरोम सिमिलर के जैसा ही होता है, और इसका जो एक्सेस टाइम है 45 से 90 सेकंड होता है, ठीक है ना। ये यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स इन किसमें, मॉडेम्स में। ये देखिए रैम और रैम का आपका क्या है डिफरेंस दिया गया है, ये वोलाटाइल है, ये नॉन वोलाटाइल है। ये स्टोरेज टेम्पररी है, ये आपका परमानेंट है। रिक्वायर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट रिक्वायर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लार्जर साइज है, हायर कैपेसिटी, स्मॉलर साइज लेस कैपेसिटी, बोथ रीड एंड राइट कर सकता है, ये रीडिंग के लिए है। कॉस्टलियर है, चीपर देन रैम है, वेरी फास्ट है, फास्ट यूज, वेरी लिटिल पावर और बहुत लिटिल पावर है। ये सीपीयू कैश है, प्राइमरी मेमोरी, और ये फर्मवेयर माइक्रोवेव यूज करते हैं, देखो, है ना। टेम्पररी परमानेंट स्टोर एमबीज में, ये जीपीज में लेता है। ये वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल, ये नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए, स्टार्टअप प्रोसेस के लिए, और राइटिंग डेटा फास्टर, ये स्लोअर है। चलो अब है तीसरा कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ वेरी हाई स्पीड मेमोरी होती है। द कैशे मेमोरी इज स्मॉलर एंड फास्टर मेमोरी दैट कॉपीज डेटा फ्रॉम दी फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेन मेमोरी लोकेशन। देखो ये बेसिकली कैश मेमोरी का काम क्या होता है कि जो आपने सबसे रिसेंट में सबसे टॉप पे लिया होता है ना, जो टाइप किया या फिर गूगल में आप सर्च करते हो, तो वो मेमोरी को अपने पास में वो रख लेता है ना, इसको बोलते हैं क्या, कैशे मेमोरी। तो कैशे मेमोरी दो तरह की है, L1 कैशे आल्सो नोन एज इंटरनल कैशे, पार्ट ऑफ सीपीयू होता है, और L2 कैशे नोन एज एक्सटर्नल कैशे, सप्लीमेंट्स ऑफ इंटरनल कैशे, है ना। इट इज यूजुअली नॉट एज ए फास्ट एज L1 कैशे, जितना L1 कैशे फास्ट होता है उतना ये फास्ट नहीं होता है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अब इसके बाद क्या है, उसके बाद है सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो भैया सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होता है जो बाहर से आपको ऐड करना पड़ता है, नहीं डायरेक्ट, है ना। देखो क्या हो रहा है, मेमोरी दैट हैज ए लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी फ्रॉम व्हिच डेटा प्रोग्राम्स आर नॉट लॉस्ट विच व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, जब कंप्यूटर टर्न भी ऑफ भी कर दोगे, मतलब ऑफ भी कर दोगे, तो डेटा उससे खत्म नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। चलिए सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम बात करें तो ये देखिएगा क्या क्या क्लासिफिकेशन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। ये एक सीक्वेंशियल एक्सेस के लिए होता है, ये डायरेक्ट एक्सेस होता है। सीक्वेंशियल एक्सेस में मैग्नेटिक टेप होता है, और डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस के लिए आता है मैग्नेटिक डिस्क होता है, ऑप्टिकल डिस्क, मेमोरी स्टोरेज होता है। जब मैग्नेटिक डिस्क की बात करें तो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, जीप डिस्क और इवेंस्टेड डिस्क होता है। और अगर ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो सीडी रोम, डीवीडी होता है, CDRW, डीवीडी, ये सारी होते हैं। और अगर मेमोरी स्टोरेज की बात करें तो फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड होता है। आइए ये देखिए, ये मैग्नेटिक टेप है, इस तरह से आपके क्या होता है, मैग्नेटिक टेप होते हैं, ठीक है। ये होता है मैग्नेटिक डिस्क, जिसमें गोल सर्कल बना होता है, ये सर्कुलेट करते रहता है ना जी। फ्लॉपी डिस्क होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। फ्लॉपी डिस्क कंसिस्ट करता है मैग्नेटिक डिस्क स्क्वायर प्लास्टिक केस। देखो ये जिसका कैपेसिटी होता है ना, तो आपका क्या बोल रहा है, फ्लॉपी डिस्क अवेलेबल इन टू साइज, दो साइज में होता है। 3.5 इंच का स्टोरेज कैपेसिटी होता है 1.44 MB, और अगर 5.25 इंच का स्टोरेज कैपेसिटी होता है 1.2 MB। दैट्स इट, इतना याद करिएगा। कह रहा है उसके बाद क्या, दी स्टोरेज डिवाइस बिकम ऑब्सोल्यूट नाउ हैज बीन रिप्लेस्ड बाय CD, DVD एंड फ्लैश ड्राइव। अब इसको रिप्लेस कर दिया है CD, DVD और फ्लैश ड्राइव से। अब हार्ड डिस्क की अगर बात करें
तो हार्ड डिस्क जो होता है वो देखिए 256 जीबी, 500 जीबी, 1 टीबी, 2 टीबी इस तरह से होता है। और ये हार्ड डिस्क दो टाइप का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। अगर ऑप्टिकल हार्ड डिस्क की बात करें तो देखिएगा क्या कह रहा है, ऑप्टिकल डिस्क इज इन एनी कंप्यूटर डिस्क दैट यूज ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी टू रीड एंड राइट डेटा। जो डेटा को रीड और राइट करने के लिए आपका ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक्स को यूज करते हैं, ठीक है, उसको ऑप्टिकल डिस्क कहा जाता है। अब देखो अगर हम बात करें ऑप्टिकल डिस्क में तो सबसे पहले आता है सीडी। सीडी की बात करें तो कितना होता है, डेयर स्टोरेज कैपेसिटी जो उसकी होती है वो 700 MB तक होती है ना, ठीक है। इसको एक होता है सीडी में भी ऑल्सो कॉल्ड सीडी रोम, जिसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इन दिस कंप्यूटर कैन रीड डेटा प्रेजेंट इन द सीडी रोम बट कैन नॉट राइट न्यू डेटा। यहाँ पे सीडी रोम में नया डेटा नहीं लिख सकता। फॉर अ सीडी रोम वी रिक्वायर सीडी रोम। सीडी इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके का होता है, एक सीडी आर होता है, एक सीडी आरडब्ल्यू होता है। आर जो होता है वो रिकॉर्डेबल होता है और जो आरडब्ल्यू होता है रीराइटेबल होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये भी जो होता है वो इसका कैपेसिटी 4.7 GB तक होता है, ठीक है। अगर डीवीडी ड्राइव बोल रहा है डिवीडी ऑन ए कंप्यूटर दिस वीडियो फाइल लाइक मूवीज, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ये सारी चीजें इसमें कन्वर्ट की जा सकती है। अब बोल रहा है डीवीडी रोम जो है वो आपका क्या कौन कौन सा, फॉर एग्जांपल मूवी डीवीडी इज ऑलरेडी रिटन बाय द मैन्युफैक्चरर। ये बेसिकली डीवीडी रोम की बात कर रहा है। और डीवीडी आर जिसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ये डिजिटल वर्सटाइल रीराइटेबल, जिसको रीराइटेबल भी कर सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ब्लूरे डिस्क, ये ब्लूरे डिस्क जो है सिंगल लेयर में 25 GB होता है और डबल लेयर में 50 GB होता है। ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि क्या कह रहा है, ब्लू रे डिराइव्ड इज अ टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड टू रिस्क ब्लू फ्रॉम द ब्लू वायलेट लेजर एंड रे इज द ऑप्टिकल रे। तो ब्लू रे जो डिस्क होता है उसमें क्या है, ब्लू कलर का ये होता है, रेज आपका ब्लू वायलेट कलर का लेजर जो है आपको दिखता है, और रे जो है ऑप्टिकल रे होता है। कितना, सिंगल में 25 और डबल में 50 GB का होता है। चलिए अगर हम बात करें स्टोरेज मेमोरी डिवाइस का तो फ्लैश ड्राइव होता है। फ्लैश ड्राइव जो होता है 1 GB से लेकर आपका 64 GB तक होता है, सारा दिया हुआ रहता है, ठीक है। चलिए उसके बाद SD कार्ड, SD कार्ड भी सेम है, फ्लैश ड्राइव की तरह ही होता है, लेकिन ये भी क्या है 1 GB से 64 GB तक अवेलेबल होता है। उसके बाद है सॉलिड स्टेट डिस्क SSD। भाई साहब SSD अभी देखो जो सबसे फास्टेस्ट है ना, इट इज अ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस दैट यूज्ड टू स्टोर एंड एक्सेस डेटा। किसके लिए, स्टोर और एक्सेस डेटा करने के लिए SSD आज के दिन में सबसे फास्टेस्ट है, HDD से भी फास्ट है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ये देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेकेंडरी मेमोरी का। मैग्नेटिक डिस्क कौन है, फ्लॉपी डिस्क या डिस्केट, जो 1.44 MB का होता है, और हार्ड डिस्क ड्राइव होता है 4 TB का। अगर हम सीडी की बात करें तो कॉम्पैक्ट डिस्क 700 MB का होता है, डीवीडी की बात करें 4.7 GB का होता है। अगर ब्लू रे डिस्क की बात करें तो सिंगल लेयर 25 GB और डबल लेयर 50 GB का होता है। और एचवीडी होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क की बात करें तो ये 6 TB का होता है। और अगर हम पेन ड्राइव फ्लैश ड्राइव की बात करें तो सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD और SD सिक्योर डिजिटल कार्ड होता है। चलिए अगर हम हायरार्की ऑफ मेमोरी की बात करें, क्वेश्चन सबसे पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर हम हायरार्की ऑफ मेमोरी की बात करें तो अगर हम नीचे से इंक्रीज कॉस्ट पर बिट, अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं ऐसे, तो ये क्या करेगा, हर मतलब अमाउंट वाइज ज्यादा, पैसा वाइज ज्यादा होगा। और अगर हम इधर से नीचे बात करें तो टाइम वाइज ज्यादा होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक टेप से ज्यादा ऑप्टिकल डिस्क महंगा होगा, इससे महंगा ये होगा, और सबसे महंगा सीपीयू का रजिस्टर होगा, है ना। तो इस ऊपर से नीचे की ओर आते हैं हम, एक्सेस टाइम की ओर देखते हैं, रजिस्टर, कैश, मेन, डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल और मैग्नेटिक टेप। ये आपको याद रखिएगा, 0 1 2 3 4 खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो इस तरह से आइए देखिए क्या है, रजिस्टर, कैश, मेन, मैग्नेटिक डिस्क, टेक और ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। अल्ट्रा फास्ट बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ सीपीयू, सीपीयू का पार्ट होता है। देखिए यही बात है ना, ये देखो चीपर, लार्जर एंड स्लोअर, ये बात ध्यान रखिएगा। ये एक और मैंने दे दिया है, देखिए बहुत सारा है, रजिस्टर, कैश, मेन, फ्लैश डिस्क, ट्रेडिशनल डिस्क और रिमोट सेकेंडरी स्टोरेज। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर इधर से ऊपर की ओर बात जाए तो वो प्राइस की बात करता है, हाईएस्ट होगा सबसे रजिस्टर का प्राइस। और अगर नीचे से की बात करें तो ये क्वांटिटी की बात करता है, सबसे ज्यादा जो टाइम लेगा एक्सेस टाइम, वो कौन लेगा सर, ये सेकेंडरी मेमोरी, है ना। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। आइए यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की बात करते हैं। आप देखो ये मेजरमेंट हमेशा पूछा जाता है, 1 बिट इक्वल टू 0 या 1 बाइनरी डिजिट होता है, एक निबल में 4 बिट होते हैं, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, और एक केबी में 1024 बाइट होते हैं। और इसको 1024 बाइट को 2 का पावर 10 से डिनोट करते हैं। 1 MB इक्वल टू 1024 केबी, 1 GB इक्वल टू 1024 MB, और ये करके ऐसे करके 1 जियो बाइट इक्वल टू 1024 ब्रोंटो बाइट होता है, और 2 का पावर 100 हो जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए सेम नीचे भी वही दिया गया है। अगर हम अब बात करें
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। तो भैया हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर क्या कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, बिल्कुल, और दोनों तरीके से काम करता है। अब हार्डवेयर की अगर हम बात करें तो फिजिकल पार्ट्स को हम टच कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर की बात करें तो उसको हम टच नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। जैसे अगर हम बात करें ये कंप्यूटर, ठीक है, सीपीयू, तो ये सब क्या है सर, इसको हम टच कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का तो नहीं टच कर सकते, दैट इज सॉफ्टवेयर, ठीक है। वही कह रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर इज द कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स एंड कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। चलो, दिस इंक्लूड कंप्यूटर केस, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या है, हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डेटा, प्रोग्राम टू ऑपरेट अ कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। तो सॉफ्टवेयर क्या है, जब आपको क्या करते हैं, आप कंप्यूटर ऑन करते हैं या फिर कंप्यूटर में आप जब तक वो सॉफ्टवेयर नहीं डालते हैं, कंप्यूटर ऑन आपका नहीं होगा। कह रहे हैं इन सिंपलर टर्म्स सॉफ्टवेयर टेल्स ए कंप्यूटर हाउ टू फंक्शन, कंप्यूटर को कैसे काम करना है ये एक सॉफ्टवेयर आपको बताता है। तो देखिए, अगर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम है और लैंग्वेज प्रोसेसर है ना। और अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो जनरल पर्पस और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। ये देखिएगा, अगर हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर का तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है कंपोनेंट कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जो डायरेक्टली ऑपरेट करता है कंप्यूटर हार्डवेयर से, वर्क करता है कंट्रोल के कंप्यूटर के इंटरनल फंक्शनिंग में, और ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है किसका, हार्डवेयर को, डिवाइसेस को, जैसे प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइसेस, ये सारे चीज के लिए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के कंपोनेंट का सबसे बड़ा पार्ट होता है, डायरेक्टली ऑपरेट करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, फर्मवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेशन और यूटिलिटी, ये सारी चीजें आ जाएंगी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। देखिए, अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो पूछा जाता है, एग्जांपल कई बार पूछा गया है ना। बेसिकली पूछा जाता है कि भैया आपका इसमें कौन कौन सा जो है वो सॉफ्टवेयर होता है। तो अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम में एमएस विंडोज, एंड्रॉइड, मैक्स, आईओएस, लिनक्स, ये सारे क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है। डिवाइस ड्राइवर जो बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, डिस्प्ले ड्राइवर, साउंड कार्ड, यूएसबी, प्रिंट ड्राइवर। और फर्मवेयर की बात करें तो बायोस है ना, एम्बेडेड सिस्टम, कंप्यूटर पेरिफेरल्स, ये सारी चीजें। और देखिए, लैंग्वेज ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें तो तीन तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, एक होता है इंटरप्रेटर, एक होता है कंपाइलर, एक होता है असेंबलर। अगर हम बात करें कंपाइलर के, सॉरी इंटरप्रेटर का, इंटरप्रेटर क्या होता है, लाइन टू लाइन चेक करता है लैंग्वेज के ट्रांसलेशन को, मशीन लैंग्वेज से आपको हाई लेवल लैंग्वेज तक, है ना, इसको बोलते हैं क्या, इंटरप्रेटर, लाइन टू लाइन। और कंपाइलर की बात करें तो पूरा होल पैराग्राफ को एक साथ चेक कर लेता है वो, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। और असेंबलर की बात करें तो असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम जो है वो ये काम करता है। अगर हम बात करें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का तो विनरार, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, मैक्लिनर, डक्लियो, ये सारे जो है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कह रहा है, इट इज द मेन प्रोग्राम ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम व्हेन द कंप्यूटर सिस्टम ऑन, इट इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट लोड्स इनटू द कंप्यूटर मेमोरी, ये वाला जी। तो कह रहा है मेन प्रोग्राम है जो कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत आपको क्या करना पड़ता है, जब कंप्यूटर ऑन होता है तो हम पहला क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर आपको कंप्यूटर की मेमोरी में डालते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर लैंग्वेज को चेंज करने के लिए होता है, जैसे देखो अगर असेंबलर की बात करें तो कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में किया जाता है। कंपाइलर की बात करें तो रिटन हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में किया जाता है। और अगर इंटरप्रेटर की बात करें तो वो कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। ये देखो, ये सबसे बड़ा चार्ट आपका दिया गया, ट्रांसलेटर हाई लेवल टू मशीन और ट्रांसलेटर हाई लेवल टू मशीन लैंग्वेज में, और ये करता है असेंबली टू मशीन में, ठीक है। ये देखो, एक चीज और मैंने आपको बता रहा हूँ, एक लाइन वाला क्या, इंटरप्रेटर क्या करता है, ट्रांसलेटर नहीं, इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर को ही कहा गया है ट्रांसलेटर, ठीक है। इंटरप्रेटर यहाँ कर लेना। इंटरप्रेटर की अगर बात करें तो वो लाइन बाय लाइन चेक करता है, अगर कंपाइलर की बात करें तो होल पैराग्राफ को चेक करता है, और असेंबलर की बात करें तो वो मशीन से लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये देखो, बेस्ट है। चलो, इसका एग्जांपल देख लो, C++ जावा होता है, ये पाइथन है, और ये गैस CNU, ये सारा चीज है, ठीक है। बाकी सारा चीज सेम। देखो, ये कन्वर्ट करता है हाई डिफाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, ये भी प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में देता है, और असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में देता है, ठीक है। ये देखो, ये क्या कह रहा है, एरर डिटेक्शन के लिए गिव्स फुल एरर रिपोर्ट आफ्टर द होल। कंपाइलर पूरा का पूरा जो उसमें ग्राफ में होता है वो सारा लेता है, डिटेक्ट्स एरर लाइन बाय लाइन। अगर इंटरप्रेटर की बात करें तो लाइन बाय लाइन जो है एरर को डिटेक्ट करता है, और ये डिटेक्ट करता है फर्स्ट पेज आफ्टर द फिक्सेशन ऑफ सेकंड स्टार्ट। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। डिवाइस ड्राइवर क्या हुआ, डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है जो कंट्रोल करता है, हेल्प करता है डिवाइस को परफॉर्म करने में उसके फंक्शंस को, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। आप देखिए, अगर हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का तो दो तरह का होता है, एक होता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, एक होता है स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। अगर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर की बात करें तो हम लोग जैसे यूज करते हैं पावर फॉर प्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, DBS सिस्टम, ये सारी चीज, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर ये। लेकिन अगर स्पेसिफिक की बात करें तो वो जैसे हम लोग टैली यूज करते हैं, होटल मैनेजमेंट में यूज करता है, रेलवेज में यूज किया जाता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ये सारा स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर है।
चलिए, तो ये हो गया आपका सॉफ्टवेयर। अब चलिए चैप्टर थर्ड में हम लोग एंट्री ले रहे हैं। चैप्टर थर्ड की अगर हम बात करें तो इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट कब आया था उसका बेसिक्स आपके पास दिया गया है। सबसे पहले अगर बात करें 1968 में आया था ARPANET। ARPANEट का था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, बोल रहा है डिसाइडेड टू कनेक्ट द सिस्टम। उसके बाद 1969 में आया था ARPA वाज स्टार्टेड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स, कंप्यूटर को से इसको कनेक्ट किया गया यूएस डिफेंस में और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, इसको कहा गया ARPANET। 1980 में अनदर एजेंसी जो आई NSF, नेशनल सर्विस फाउंडेशन, क्रिएट किया क्या न्यू हाई कैपेसिटी नेटवर्क, जिसको कहा गया NSF नेट। 1989 में इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क को ARPANET, NSF नेट और अनदर प्राइवेट नेटवर्क को रिजल्ट किया गया इंटरनेट में। फादर ऑफ इंटरनेट कहा गया विंडसर्फ को या टिम बर्नर्ली को 1989 में। ARPANEट 1969 का फर्स्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड था। 1989 में इंटरनेट को ओपन किया गया लोगों के लिए। WWW 99 में डेवलप कौन, टिम बर्नर्ली। फर्स्ट ग्राफिक वेब डिजाइनर जो है 1993 में मोसैक डेवलपर थे मार्क एंडरसन। अब इंटरनेट इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में कब आया, तो इन इंडिया इंटरनेट इज इंट्रोड्यूस्ड एट टीज व्हेन द ARNET एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क इज यूज्ड टू कनेक्ट 5 इंस्टीट्यूशन, 5 इंस्टीट्यूशन में 5 इंस्टीट्यूशन में लाया गया है टीज में, ठीक है। इन इंडिया इंटरनेट इज ओपन फॉर पब्लिक 15 अगस्त 1995। 1995 से 15 अगस्त से VSNL के थ्रू पहला इंटरनेट ओपन कनेक्शन इंडिया में चालू हुआ था। फर्स्ट कंपनी जो प्रोवाइड इंटरनेट थी वो VSNL थी, विदेश संचार निगम लिमिटेड। और फर्स्ट प्राइवेट कंपनी जो थी वो थी प्रोवाइड ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो वो सत्यम इन्फो लिमिटेड या सत्यम ऑनलाइन 1998 में आया था। नेम ऑफ MTNL ब्रॉडबैंड सर्विस का था ट्राइबोर्ड और नेम ऑफ द BSNL ब्रॉडबैंड सर्विस का था डेटा वन। चलो अब अगर बात करें इंटरनेट की मीनिंग का, तो इंटरनेट इज ग्लोबली कनेक्टेड है सिस्टम, है ना, नेटवर्क सिस्टम है जो फैसिलिटेट कर रहा है वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन और एक्सेस करता है डेटा के रिसोर्सेज को थ्रू वास्ट कलेक्शन ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, बिजनेस, एकेडमिक, गवर्नमेंट और नेटवर्क्स, बहुत सारे नेटवर्क्स के थ्रू में, ठीक है जी। तो अब अगर हम बात करें कि सिंस द इंटरनेट हैज ग्रोन द इवॉल्व टाइम टू टाइम सर्विसेज, जैसे ईमेल सर्विस भी है, वेब है, ऑनलाइन मूवीज है, डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, इंटरनेट मैसेजिंग कर सकते हो, इंटरनेट फोरम्स है, सोशल नेटवर्किंग है, ऑफलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारा काम आप कर सकते हो। अब अगर हम बात करें वेब की, तो 3 तरीके की वेब की चर्चा करी गई है। देखते हैं नीचे कोई चार्ट वार्ट है क्या, नहीं है। चलो मैं वेब यहीं पे आपको बताता हूँ। वेब 1 की अगर हम बात करें तो जो एक्सपर्ट्स बात किया गया है ओरिजिनल इनकारनेशन का इंटरनेट वेयर द मोस्ट डेटा वाज रीड ओनली, जहां पे डेटा को सिर्फ रीड किया जा सकता था, तो उसको कहा गया वेब 1.0। वेब 2.0 की अगर हम बात करें तो वहां पे बोला गया जो डेटा हम भी यूज कर रहे हैं, एक्चुअली जो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये सारी चीजें जो यूज कर रहे हैं ना, उसको कहा गया वेब 2.0। और वेब 3.0 कहा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जिसमें आपको मतलब बात किया गया कि भैया वो आपके सिचुएशंस को बहुत इजी कर देगा, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी। क्या वेब 3.0 की बात कर रहा है। अगर वेब 5.0 भी पूछेगा तो उसमें इमोशंस को ऐड कर दीजिएगा कि जो है वो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, आपके इमोशंस को भी समझेगा, दैट इज कॉल्ड वेब 5.0। चलिए अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, द इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब होता है कनेक्टिविटी, बहुत सारा ग्लोबल नेटवर्क को इंटरकनेक्ट करना कंप्यूटर्स के साथ, उसको बोलते हैं इंटरनेट, ठीक है। इंट्रानेट क्या होता है, इंट्रानेट डिराइव किया गया 2 वर्ड से, इंट्रा विच मींस विद इन, नेट मींस विच ग्रुप इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। तो इंटरनेट मतलब ऐसा कनेक्टेड क्या बोलते हैं ग्रुप जो अपने अंदर हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में अगर कोई नेट चल रहा है, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रानेट। इंट्रानेट मतलब सेल्फ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सारे इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का एक ग्रुप जो नेट चल रहा है ना। इट इज अ प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क। क्या है प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क है दैट यूज इंटरनेट प्रोटोकॉल्स एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी टू सिक्योरली शेयर एनी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन और ऑपरेशनल इट एम्प्लॉइज। तो सिर्फ एम्प्लॉइज के लिए, मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई इंटरनेट चल रहा है तो उसको बोलेंगे इंटरनेट। क्या बोलेंगे, इंटरनेट चलेंगे बोलेंगे। चलो डेफिनेशन कह रहा है इंटरनेट इज एन इंटरनल सिक्योर्ड एंड एनवायरनमेंट दैट हैज सिमिलर लुक एंड फील टू द इंटरनेट। एक इंटरनेट की तरह ही है लेकिन वो पर्सनल है थोड़ा। अब एक्स्ट्रानेट की अगर हम बात करें, एक्स्ट्रानेट क्या है, ये भी एक प्राइवेट नेटवर्क है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स और पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को सिक्योरली शेयर करता है पार्ट ऑफ द बिजनेस इंफॉर्मेशन और ऑपरेशंस विद इन द सप्लायर, वेंडर, पार्टनर्स और कस्टमर और अदर बिजनेस को। तो एक्स्ट्रानेट भी क्या है, बाहर के लिए, मतलब वो भी पर्पस प्राइवेट नेटवर्क ही है, लेकिन उसके जो वेंडर्स हैं, सप्लायर्स है, पार्टनर्स है, कस्टमर है, उसके साथ उसको वो शेयर करता है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रानेट। चलिए अगर हम बात करें ये देखिए इसमें बहुत बढ़िया से समझाया गया, यहाँ पे देखो इंटरनेट अवेलेबल पब्लिसिटी वर्ल्ड वाइड। एक्स्ट्रानेट कंपनी नेटवर्क है कनेक्टिंग इंटरनल और एक्सटर्नल सब्सक्राइबर दोनों के साथ। और इंटरनेट की बात करें तो कंपनी का नेटवर्क है जो कनेक्ट करता है इंटरनल सब्सक्राइबर के साथ, ओनली अवेलेबल इन वन लोकेशन, और ये मल्टीपल लोकेशन पर एक्स्ट्रानेट अवेलेबल होता है। चलो
अब यहाँ देख लो पैरामीटर क्या बोल रहा है, इंटरनेट और एक्सटर्नल का है, ये देखो प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है, ये ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल डिपार्टमेंट्स के लिए है और ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के लिए। इंटरनल एम्प्लॉय के लिए कम्युनिकेशन और क्या बोलते हैं टेलीफोन डायरेक्टरीज के लिए है, और ये चेक स्टेटस करता है, एक्सेस डेटा सेंड ईमेल सब कुछ करता है। सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी होती है और यहाँ पे जनरली वीपीएन यूज किया जाता है। इट इज रेगुलेटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन, और ये भी ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका यूज किया जाता है। ये कहता है ऑन्ड बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑन्ड बाय सिंगल एंड मल्टीपल दोनों ऑर्गेनाइजेशन। अब आ जाइए बात कर रहे हैं आईपी एड्रेस का। आईपी एड्रेस क्या है भैया, एक तरह का एड्रेस है ना, जहां पे आपको क्या किया जाता है, जो दो डिवाइस होते हैं वो कह रहा है टू डिवाइस ऑन इंटरनेट कैन बी नेवर हैव द सेम एड्रेस एंड द सेम एड्रेस नहीं हो सकता। देखो आईपी एड्रेस की बात करें ना तो एक तरह का 16 अंकों का, ठीक है, मतलब ये क्या कह सकते हैं 16 अंक बोल रहा हूं मैं, ये याद रखिएगा यहां से ये 0 से 256 के बीच में आपका ये बिट होगा, 4 डॉट के बीच में होगा। कितने डॉट, 4 डॉट के बीच में। देखिए ये वाला, एक मिनट बता रहा हूं, ये देखिए 1 2 3 सॉरी 3 डॉट, ठीक है। अगर ये चीज ध्यान में रखिएगा, ऐसे 5 6 डॉट बोल, एक मिनट सॉरी रुकिएगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये सवाल पूछा गया इसलिए मैं थोड़ा इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ कि 0 से 256 बिट के अंदर ये आपका रेंज होना चाहिए, बाकी उससे ज्यादा हुआ तो ये आईपी एड्रेस नहीं होता। कह रहा है आईपी एड्रेस इज फॉर द इंटरफेस ऑफ ए होस्ट, मल्टीपल इंटरफेसेस मीन मल्टीपल आईपी एड्रेस दैट इज रूटर्स, ठीक है। तो ये मल्टी क्या होता है, इंटरफेस होता है बेसिकली होस्ट का, है ना। और क्या करते हैं, ये जो आपका बिट आईपी एड्रेस है वो हमेशा 0 से 256 के बीच में होना चाहिए। देख लीजिए ये कहाँ है, ये देखिए, और डॉट जो है 3 डॉट होना चाहिए, है ना। ये देखिए 4 के मान लो 3 3 है तो 1 डॉट, फिर 5 डॉट, ठीक है, डॉट लिखो ना यार, ये मैं क्यों दे रहा हूँ, ये देखो, फिर ये डॉट हो गया, फिर यहाँ मान लो 5 2 हो गया, फिर एक डॉट दिया और फिर दे दिया 5 1, तो ये एक आईपी एड्रेस हो गया। तो आईपी एड्रेस मतलब बेसिकली 0 से 255 या 56 के बीच में होना चाहिए और 3 डॉट के बीच में, है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर ऑन नेटवर्क। तो ये क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है जो गवर्न करता है कम्युनिकेशन किसके बीच में, कंप्यूटर्स के नेटवर्क के बीच में, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब देखिए प्रोटोकॉल्स क्या कह रहा है, set of rules that format that govern the communication between the communication peers, set of a protocol necessary for any function that requires cooperation between peers, ठीक है। अब देखो कॉमन टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स है, कौन सा, टीसीपी ट्रांसफर कंट्रोल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज आईसीएमपी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। टीसीपी और आईपी जिसको बोलते हैं ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना। देखिएगा क्या कह रहा है, यूज सेवरल प्रोटोकॉल्स मींस वन टीसीपी एंड वन आईपी। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल और टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमीटर कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है जी, बस इतना ही याद रखिएगा। अब है लेयर्स ऑफ टीसीपी, ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल का लेयर्स है, ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल बोलते हैं इसको। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो पूछा जाता है ना, एप्लीकेशन लेयर में क्या, ये देखो कैसे कैसे है, ये देखो इसका मैंने ना एक निमोनिक्स बनाया था, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। क्या था, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। आज फॉर ए, फिर फॉर पीएच, है ना, और से फॉर एससी ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए टेस्ट, एन फॉर नेटवर्क नहीं देना, फॉर डी और पड़ेगा फॉर पी। ये देखो आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, इसको याद करिएगा, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर टीसीपी आईपी मॉडल की बात करें तो ये एप्लीकेशन लेयर में ये आ गया, ये ट्रांसपोर्ट लेयर में आ गया, इंटरनेट लेयर में, और ये नेटवर्क एक्सेस लेयर में। हाँ एक चीज और आता है, 4 लेयर ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल में ये पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर क्या क्या है। एप्लीकेशन में एसएमटीपी एचटीटीपीएस और ये आ गया, ट्रांसपोर्ट में यूडीपी और टीसीपी, इंटरनेट में IPv4 और IPv6 आता है, आईसीएमपी, और ये नेटवर्क एक्सेस में ये आता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत पूछा गया है ओएसआई मॉडल में। ये देखिए क्या है, एप्लीकेशन में क्या क्या आएगा, प्रेजेंटेशन में क्या क्या, और कनेक्ट ये सारा चीज, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा, है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद बात करें यूडीपी, अनदर प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर इज यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, है ना। उसके बाद तीसरा है जो आईसीएमपी। आईसीएमपी क्या होता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, जो यूज टू कम्युनिकेट रिमोट होस्ट ऑन द नेटवर्क। मेनी पॉपुलर नेटवर्क यूटिलिटीज सच एज पिंग, ट्रेस रूट आर बेस्ड ऑन आईसीएमपी, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा।
उसके बाद है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिएगा हाइपर एचटीटीपी क्या होता है, एचटीटीपी मेनली एक्सेस करने के लिए डेटा को वर्ल्ड वाइड वेब पर, डब्ल्यू वाला जो चीज है ना वो सारा चीज। देखिए फंक्शंस ऑफ एफटीपी एंड एसएमटीपी कह रहा है ट्रांसफर फाइल एंड यूज्ड सर्विसेज टीसीपी को यूज करता है, ट्रांसफर डेटा बिटवीन क्लाइंट और सर्वर के बीच में, और एचटीटीपी इंफॉर्मेशन इज रीड एंड इंटरप्रेटेड बाय एचटीटीपी सर्वर एचटीटीपी क्लाइंट। देखिएगा ये जो होता है ये सिक्योर्ड नहीं होता, लेकिन अगर इसकी बात करें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, तो ये क्या होता है, ये सिक्योर्ड होता है, वो बिना सिक्योर्ड वाला होता है। एचटीटीपीएस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एचटीटीपी एसएसआई प्रोटोकॉल, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करें, देखिए ये इसको देखिए, इसको ये समझ में आएगा। देखिए ये क्या है, ये एचटीटीपीएस जो है वो सिक्योर कनेक्शन है, और ये क्या है, इनसिक्योर कनेक्शन है। ये पूरा का पूरा सबके लिए होता है, और ये स्पेसिफिक लोगों के लिए होता है। चलिए उसके ये देखिए यहाँ पे देखिएगा, इसको ध्यान में पड़िएगा। एचटीटीपी बोलता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये है एप्लीकेशन लेयर और ये है ट्रांसपोर्ट लेयर। अगर हम इसमें बात करें पोर्ट नंबर, सवाल पूछा गया है कि एचटीटीपी के पोर्ट नंबर कितना है, तो 80, और अगर बात करें डिफॉल्ट पोर्ट नंबर जो है HTTPS का है 443। नो इंक्रिप्शन है इन द प्रेजेंट HTTP वेबसाइट में, और यहाँ पे इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों होते हैं। अब है FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए कैसे फाइल ट्रांसफर कर रहा है, ये चीज आपको दिखाया गया है, ठीक है, और इसका जो पोर्ट होता है वो 21 होता है, याद रखिएगा। ये देखिए अब है ईमेल प्रोटोकॉल। अगर हम ईमेल प्रोटोकॉल की बात करें तो 3 तरह के ईमेल प्रोटोकॉल होते हैं, सेंडिंग मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, और पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल को बोला जाता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का काम क्या होता है कि भैया मैसेज को सिर्फ सेंड करना है, जैसे आके क्या करता है, डिलीवरी प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको, पोस्ट ऑफिस वाला के लोग क्या करता है, डिलीवरी करता है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डिलीवरी प्रोटोकॉल बोला जाता है। अगर हम बात करें सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का, तो ये देखिए क्या करता है, मेल को क्या करता है, मेल सर्वर के थ्रू आपको यहाँ भेजने की कोशिश करता है। देखिए ट्रांसफर मैसेज फ्रॉम द सेंडर मेलर टू द रेसिपिएंट मेल सर्वर, ये क्या करता है, मेल को भेजता है सेंडर से रिसिप्ट तक में। देखो इसको क्या बोला, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। रिलेटिवली सिंपल होता है, टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल होता है, जहां वन और मोर रिसिपिएंट्स मैसेज को क्या करता है, स्पेसिफाई करता है और मैसेज टेक्स्ट को ट्रांसफर करता है। इसका जो है डिफाइंड ओरिजिनल रिक्वेस्ट कमेंट्स है ना, आरएफसी टू ट्रांसफर मेल रिलेबिलिटी, ये तो बेसिक चीज है। अब देखो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल की बात करें तो इसको एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कहा गया है, ठीक है, और ये भी जो है ये भी एक तरीके का प्रोटोकॉल ही है जो इंटरनेट मेल एक्सेस करने के लिए किया जाता है, क्या के लिए, मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, है ना। चलो उसके बाद ये देखो तीनों का तीनों आपके पास में ये दिख रहा है। देखिए अगर हम बात करें मैसेज एक्सेसिंग प्रोटोकॉल का, तो ये है, ये भी एक्सेस करने के लिए, ये ट्रांसफर करने के लिए, है ना। स्टोर ऑल मैसेज ऑन द सर्वर, ये स्टोर करता है, यहाँ डाउनलोड करते हैं ऑल द मैसेज जब आता है तो, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेंडिंग और डिलीवरिंग मेल्स के लिए। ये डाउनलोड करता है मैसेज के रिक्वेस्ट को, ये डिलीट करता है, और ये डज नॉट स्टोर करता, स्टोर नहीं करता है, ये अलाउ करता है यूजर को एक्सेस करने के लिए, और ये सुटेबल फॉर पीपल हु हैव अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है उसके लिए ये चीज है। चलो अब कहते हैं सर्विसेज ऑन इंटरनेट। अगर हम www की बात करें तो वर्ल्ड वाइड वेब, ये इसको जो दिया गया है, इसमें लेकर आए हैं टिम बर्नर्ली, ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट और फॉर्मर टर्न्ड एम्प्लॉई इन्वेंटर थे, ठीक है। चलो उसके बाद अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड वेब का, तो ये देखो वर्ल्ड वाइड वेब है, वेब पेज को के लिए, किसके लिए है, सर कह रहा है इट इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट दैट कंसिस्ट इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर कॉल्ड वेब सर्वर्स, और जो दैट स्टोर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इन वेब पेज में इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए ये काम करते हैं। चलिए अब हम बात करें यूआरएल क्या होता है, देखो इस तरह से जो लिखते हैं ना, http www.google.com, ये सारा चीज, ठीक है, तो इसके लिए क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स क्या बोलते हैं, लोकेटर, यूआरएल बोलते हैं, है ना, इसका एड्रेस। अब देखो ये जो है .com .e, इसको टॉप लेवल डोमेन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टॉप लेवल डोमेन, और जो www होता है ना उसको सब डोमेन कहा जाता है, और अगर इसको बोलते हैं गूगल, जो ये बीच वाला है इसको बोलते हैं डोमेन नेम, ठीक है। चलो इसको फाइल पाथ कहा जाता है और इसको प्रोटोकॉल कहा जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब डोमेन नेम की अगर हम बात करें, ये देखिए ये आपको दिख जाएगा, ये है टॉप लेवल डोमेन, .com क्या है, टॉप लेवल डोमेन, इसको बोलते हैं सेकंड लेवल डोमेन, ठीक है, और इसको कहा जाता है सब डोमेन, क्या बोलते हैं, सब डोमेन। ये होता है फाइल नेम, इसको बोलते हैं पैरामीटर, और यहां से यहां तक जो है इसको बोलते हैं पाथ, है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब कुछ टॉप लेवल डोमेन है जिसके नाम हमेशा आपको पूछे जाते हैं, जैसे .com, तो ये कमर्शियल बिजनेस के लिए होता है, edu एजुकेशन के लिए, .gov गवर्नमेंट के लिए, .int इंटरनेशनल के लिए, .mil मिलिट्री के लिए, .net नेटवर्क के लिए, और .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। चलेगा, एक मिनट भाई,
चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट तो है हाइपरटेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो एक तरह का डिजिटल टेक्स्ट होता है, जैसे आप क्लिक करेंगे उसको वो वहां पे लेके जाएगा जिस लिंक पे आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट। और अगर हम हाइपर लिंक की बात करें तो देखिएगा ऐसे एक लिंक आपके पास होता है ना, ये हाइपर लिंक है, इस पे जैसे क्लिक करिएगा तो वो आपको डायरेक्ट उस वेबसाइट पे लेके जाएगा जिस वेबसाइट पे आप जाना चाहते हैं। तो हाइपरटेक्स्ट और हाइपर लिंक में बस फर्क इतना है कि वो एक टेक्स्ट की तरह होता है। ये देखिए हाइपरटेक्स्ट ऐसे लिखा रहेगा ग्रीक फॉर ग्रीक्स, है ना, और अगर बात करें हाइपर लिंक की तो www.greekforgreeks.org, ये दोनों में फर्क है। ये होता है हाइपरटेक्स्ट, को बोलते हैं हाइपर लिंक। देखो क्या कह रहा है, इट इज सिंपली टेक्स्ट दैट डायरेक्ट यूजर टू ए लिंक, ये डायरेक्ट यूजर को क्या करता है अपने लिंक की ओर ले जाता है, और हाइपर लिंक ले जाता है डायरेक्ट टू यूआरएल, यूआरएल तक ले जाता है। इट्स ए यूआरएल दैट हाइपरटेक्स्ट डायरेक्ट टू यू टू, है ना, ये भी लेके जाता है। तो लिंक और टेक्स्ट दोनों एक ही चीज है, दोनों वेबसाइट तक आपको पहुंचाने का काम करता है। चलिए उसके बाद है HTML। HTML की अगर हम बात करें हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ये किया जाता है वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। किसके लिए, देखो इट इज यूज्ड टू क्रिएट द वेब डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग टेक्स्ट, इमेज फॉर्मेटिंग एंड हाइपरलिंक्स टू इंट्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। तो HTML को वेब पेज क्रिएट करने के लिए इसको ध्यान में रखा जाता है। देखो वेब पेज आर क्रिएटेड यूजिंग हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर हम वेब ब्राउजर की बात करें तो भैया वेब ब्राउजर बहुत सारे वेब ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ये क्या है, ये सारे आपके वेब ब्राउजर हैं, एक तरह का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं। क्या वेब ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन व्हिच enables a user to display and interact with the text, images, videos, music and games and other इंफॉर्मेशन। तो ये बात ध्यान रखिएगा। देखिएगा वेब सर्वर्स क्या होते हैं, स्टोर और प्रोवाइड करते हैं वेबसाइट को। वेब ब्राउजर होते हैं रिक्वेस्ट और डिस्प्ले करते हैं इंफॉर्मेशन टू इंडिविजुअल को। और वेब ब्राउजर और वेब पेजेस जो होते हैं वो इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट को वेब सर्वर में स्टोर करने का काम करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ वेब ब्राउजर, देखो वेब ब्राउजर के ये सारे दिए हुए हैं, यूसी ब्राउजर वगैरह तो खत्म हो गया, ओपेरा भी गया, गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा एज है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये सारा आपके पास और भी सारे। ये देखिएगा, ये देखिएगा सर्च इंजन क्या होता है भैया, सर्च इंजन वो होता है जिसमें सर्च करके आप कहां पहुंचते हो, ब्राउजर तक पहुंचते हो। ये देखो गूगल, जैसे देखो गूगल में सर्च करते हो ना, याहू, ask.com, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, ये सारा डकडकगो, ये सारे क्या हैं, ये सारे सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन गूगल में जाकर गूगल क्रोम के थ्रू आप क्या करते हो, आप सर्च करते हो कोई भी चीज। तो सर्च इंजन वैसा जो गूगल वगैरह जो है, और जो वेब ब्राउजर बोलते हैं जहां पे आप एक ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको क्या करता है, पहुंचाता है आपके पर्पस तक। चलो सर्च इंजन बोलते हैं वेब इज ए सर्च इंजन टूल डिजाइन टू सर्च इंफॉर्मेशन, क्या लिए, सर्च इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, www पे आप सर्च कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। ये देखिए क्या कह रहा है, फर्क आप देखिएगा, फर्क समझिएगा। कह रहा ब्राउजर है एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो एक्सेस करने के लिए होता है अलाउइंग ऑन www, और जो सर्च इंजन होता है सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इज डिजाइन्ड सर्च फॉर इंफॉर्मेशन www। ये एप्लीकेशन है एक्सेस करने के लिए इंफॉर्मेशन www से, और ये सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो डिजाइन किया गया था सर्च करने के लिए इंफॉर्मेशन www से। चलिए अलाउ करता है एक्सेस डिस्प्ले वेबसाइट पे, और अलाउ सर्च करता है फिल्टरिंग वेबसाइट पे। लोकली इंस्टॉल्ड ऑन द यूजर डिवाइस और सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट रन्स ऑन www, ये बात है। एग्जांपल है मोजिला फायरफॉक्स है, नेटस्केप है, नेविगेटर है, गूगल क्रोम, ये क्या है, ब्राउजर है, और गूगल, याहू, बिंग, बैडू, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये जो है सर्च इंजन है। बाकी दोनों सेम ही है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए अब नेक्स्ट आता है ईमेल। अगर हम ईमेल की बात करें तो ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ये मेथड है सेंड करने का मैसेज वन कंप्यूटर से अनदर कंप्यूटर थ्रू दी इंटरनेट। कंप्यूटर से या किसी भी आपके कंप्यूटर वही चीज है, फोन भी को भी कंप्यूटर की कैटेगरी में ही रखा गया है। चलिए इट इज मोस्टली यूज्ड इन बिजनेस एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, डॉक्यूमेंट में सब जगह। कह रहा है इन 1971 टेस्ट ईमेल बाय सेंट बाय रे टॉमलिंसन टू हिमसेल्फ कंटेनिंग टेक्स्ट, ठीक है। 1971 में किसने, रे टॉमलिंसन ने इसको फाउंड किया था, फर्स्ट ईमेल इन्होंने ही भेजा था। इट इज द इंफॉर्मेशन सेंट इलेक्ट्रॉनिक बिटवीन टू और मोर पीपल ओवर द नेटवर्क, ठीक है, भेजा जा सकता है। हिस्ट्री क्या था ईमेल का, द एज ईमेल सर्विसेज ऑर्डर देना ARPANET, ARPANET से भी पुराना है। The early email was only sent to the same computer and email services started in 1971 by Ray Tomlinson। तो रे टॉमलिंसन के द्वारा इसकी शुरुआत हो गई थी। फर्स्ट डेवलप जो किया था, a system to send mail between users different hosts across the ARPANET using @sign with the destination, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ ईमेल मैसेज, देखो सब्जेक्ट लाइन होता है, ये तो बेसिक चीज है यार, सेंडर होते हैं, रेसिपेंट होते हैं, कार्बन कॉपी होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, ये तो बात आपको पता होना चाहिए। सजेशन होता है, ईमेल बॉडी होती है ना, क्लोजिंग होता है, कैसे आप क्लोज कर रहे हो, सिग्नेचर, अटैचमेंट्स, ये सारा देखो ये आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या करते हो आप, सब्जेक्ट लाइन लिखते हो, यहाँ ईमेल का ये लिखते हो सेंडर को, रेसिपेंट टू किसको भेज रहे हो वो,
सीसी किसको आप कार्बन कॉपी कर रहे हो, गुड मॉर्निंग, उसके बाद यहाँ पे मैसेज लिखते हो, फिर ये ईमेल बॉडी कहा जाता है, इसको क्लोजिंग कहा जाता है, और सिग्नेचर आप फाइनली यहाँ पे करके इसको सेंड कर देते हो। तो ये है आपका ईमेल भेजने का तरीका। आइए पार्ट्स ऑफ द ईमेल, ये तो ये देखो ये है ना, टू में आप लोग लिखते हो, इसको भेजना होता है फ्रॉम किससे, आप किससे भेज रहे हो, सीसी चाहो तो कर सकते हो, सब्जेक्ट लिखते हो और यहाँ मैसेज लिखते हो, इसको सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अगर हम बात करें नेटवर्किंग की, तो नेटवर्किंग क्या होता है भैया, कंप्यूटर नेटवर्क है ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड इन वेरियस वेज इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज। तो भाई साहब एक कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंप्यूटिंग डिवाइसेस है जो कनेक्ट रहता है वेरियस वे, अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। चलिए कनेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर इन नेटवर्क मेड यूजिंग फिजिकल वायर्स और केबल्स। नेटवर्क वो क्या है, नेटवर्क देखिए ए नेटवर्क इज फाउंड व्हेन टू और मोर कंप्यूटर्स आर इंटरलिंक्ड टुगेदर। अब टाइप्स ऑफ नेटवर्क की अगर हम बात करें तो ये है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है वो स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क है। पैन कनेक्ट डिवाइस विद इन द रेंज ऑफ इंडिविजुअल और नो लॉन्गर देन 10 मीटर से ज्यादा वो रेंज में कनेक्ट नहीं हो सकता। दूसरा है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अगर लैन की बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क इज अ सिस्टम वेयर द कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइस कनेक्ट टू ईच अदर इन वन लोकेशन। एक लोकेशन में सारे जितने भी कंप्यूटर्स उससे वो कनेक्ट कर सकता है, उसको क्या बोला गया है, उसको लैन बोला गया है। क्या बोला गया है, लैन बोला गया है। ठीक है, हाँ जी सर, लैन तो बोला गया है बिल्कुल। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें मैन का, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है ना, तो मैन किसको कहते हैं भैया, मैन जो होता है वो इंटरकनेक्शन, ये भी एक लैन की तरह ही है लेकिन वो किसी सिटी, म्युनिसिपैलिटी और टाउन के लिए होता है। देखो एक बात बता रहा हूं, लैन जो है ना, लैन का जो डिस्टेंस है वो आपका रहता है विद इन द एक पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, मतलब 5 किलोमीटर के अराउंड के एरिया में। और अगर मैन की बात करूं मैं, तो मैन जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, विद इन 50 किलोमीटर में रहता है। और अगर हम वैन की बात करें, WAN, देखो नेक्स्ट होगा कैंपस नेटवर्क, भी एक तरह का नेटवर्क है जो कैंपस में ही आपके नेटवर्क को कनेक्टिविटी के देता है। वाइड एरिया नेटवर्क की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी खासियत ये है कि वाइड एरिया नेटवर्क जो है मोर देन 50 किलोमीटर एरिया में कन्वर्ट होता है और वहां पे वो कनेक्टिविटी दिखाता है। ठीक है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क में सीडीएन क्या है, नेटवर्क ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड है जो दैट डिलीवर डायनेमिक मल्टीमीडिया कंटेंट। ठीक है, चलो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तो ये तो प्राइवेट वाला चीज है। स्टोरेज एरिया नेटवर्क हाई स्पीड स्पेशल पर्पस नेटवर्क है। ठीक है, इसको बाद में ध्यान में रखिएगा। चलिए अगर हम बात करें 7 टाइप ऑफ नेटवर्क, तो इसको थोड़ा देख लो यार, ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, मैं बड़ा कर दे रहा हूँ थोड़ा। देखो अगर मैं बात करूँ पैन की, ठीक है, तो ये स्मॉल 10 मीटर के रेंज में होगा। अगर लैन की बात करूँ तो अप टू 100 मीटर तो 5, ठीक है। अगर मैन की बात करूँ अप टू 50 किलोमीटर, और अगर कैंपस की बात करूँ बिटवीन 1 से 5 किलोमीटर। अगर मैं वैन की बात करूँ तो ग्लोबल मतलब मोर देन 50 किलोमीटर इसको बोल सकते हो। और सीडीएन इसको भी ग्लोबल और ये भी ग्लोबल रखा गया, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए ये देखिएगा टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस क्या है, मॉडेम है भैया, एनआईसी है, रिपीटर है, हब है, गेटवे है, ब्रिज है, रूटर है और स्विच। चलिए अगर हम नेटवर्क डिवाइस की बात करें तो रिपीटर क्या होता है, रिपीटर एक ऑपरेट दैट द फिजिकल लेयर पे ऑपरेट करता है। इट्स जॉब इज टू रीजनरेट द सिग्नल ओवर द सेम नेटवर्क बिफोर द सिग्नल बिकम्स टू वीक और करप्टेड। तो बोला भाई साहब सिग्नल जब बहुत वीक हो जाता है तो इसको रीजनरेट करने के लिए रिपीटर का यूज करते हैं। हब क्या है, हब इज बेसिकली मल्टीपोर्ट रिपीटर। मल्टीपोर्ट रिपीटर है, ये देखो हब यहाँ पे देखो दिखा देगा, कहाँ गया हब भाई, ये देखो हब, जिसमें क्या होता है ना कि हर डॉट्स को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग देखो, एक यहाँ पे है, 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 9 होते हैं जहाँ पे कनेक्ट करके आप सबको कनेक्ट कर सकते हो। चलो उसको बोलते हैं हब। नेक्स्ट है ब्रिज। ब्रिज मतलब गैप फिल करने के लिए। ब्रिज ऑपरेट द डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में होता है ब्रिज रिपीटर विद एड ऑन फंक्शनलिटी ऑफ फिल्टरिंग कंटेंट बाय रिवर्टिंग मैक एड्रेस द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ये देखो ब्रिज गैप को फिल करता है, ये देखो है ना जी। चलिए स्विच जो होता है, स्विच होता है मल्टीपोर्ट ब्रिज विद अ बफर एंड डिजाइन कैन बूस्ट इट्स एफिशिएंसी। अ लार्ज नंबर ऑफ पोर्ट इंप्लाई लेस ट्रैफिक एंड परफॉर्मेंस। तो ये देखो भाई साहब जो क्या है आपका रिपीटर ही था, नहीं सॉरी स्विच था। ये कहाँ गया स्विच, ये देखो स्विच बहुत सारे जो ये 3 4 है ना वो यहाँ बहुत सारे दिए होते हैं। चलो उसके बाद क्या कहते हैं रूटर्स। रूटर्स क्या होता है, ये देखो रूटर, ये इसको बोलते हैं रूटर है ना। अभी रूटर के थ्रू ही हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये क्या है, ये है आपका ब्रिज, ये होता है हब, ये आपका भी हब है। गेटवे क्या है, गेटवे क्या है, द नेम सजेस्ट द पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स मे बी अपॉन द डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल। 2 अलग अलग मॉडल से आपको क्या करता है, कनेक्ट करता है आपको, इसको बोलते हैं क्या गेटवे। ठीक है, जैसे
आपने ये देखा होगा पेमेंट गेटवे, मैसेज गेटवे सब होता है ना, उसी तरह से ये भी एक क्या होता है, गेटवे होता है। चलिए ब्रूटर, ब्रूटर होता है जो ब्रिजिंग रूटर, रूटर को ब्रिज की तरह कनेक्ट करना है, उसको ब्रूटर बोला जाता है, ठीक है। चलिए ये देखो यार, बेस्ट चार्ट है आपके पास, ये क्या है, रूटर है, ये आपको दिख रहा है, ये कनेक्ट नेटवर्क इनटू द इंटरनेट, कनेक्ट नेटवर्क टुगेदर, ठीक है, ट्रांसफर डेटा बिटवीन नेटवर्क रिसीव। और ये क्या कहता है, रूटर कैन कनेक्ट टू डिवाइसेस, केबल और वायरलेस सिग्नल। हब देखो ऐसे होता है यार, ये आपको डेटा क्लियर दिख रहा होगा, हब बिल्कुल ऐसे होता है। चलो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ। हब, अब ए डिवाइस है दैट कनेक्ट नंबर ऑफ कंप्यूटर टू टुगेदर मैक लैन, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। स्विच देखो ऐसे होते हैं, स्विच कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। स्विच लाइक अ हब इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट नंबर ऑफ कंप्यूटर टुगेदर टू मेक ए लैन, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए वो बहुत सारे क्या करते हैं, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। और ये ब्रिज है, ब्रिज एक नेटवर्क डिवाइस है जो टिपिकली लिंक करता है टू डिफरेंट पार्ट ऑफ लैन, ये देखिए, ठीक है। चलिए अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो भैया तीन तरीके का होता है, एक होता है सिंप्लेक्स, एक होता है आपका हाफ डिफ्लेक्स, एक होता है फुल डिफ्लेक्स। अगर हम सिंप्लेक्स की बात करें तो वो क्या होता है, वन साइड कनेक्टर होता है, देखो देखो एक साइड वन डायरेक्शन में बात करेगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें वन साइडेड बात, तो क्या होगा, अगर हम कीबोर्ड को इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, वो वाला चीज होता है सिंप्लेक्स मोड, इसको हम बोलते हैं एक तरफ से ही बात होना, ठीक है, हम सिर्फ मैसेज भेज सकते हैं। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, बोथ साइडेड बात होगा लेकिन एक टाइम पर। जैसे आपने वो देखा होगा मिलिट्री में यूज होता है, उसको बोलते हैं ना ओवर एंड आउट, तो फिर इधर से आवाज आती है, फिर उधर से बोलता है ओवर एंड आउट, फिर एक तरफ से बात होता है, तो इसको बोलते हैं दोनों डायरेक्शन से बात होगा लेकिन एक टाइम पर एक जगह से बात होगा, इसको बोलते हैं वन डायरेक्ट, ये क्या बोलते हैं इसको, टू डायरेक्शन बट एट ए वन टाइम, ए सेंडिंग बी इज रिसीविंग, और उसी टाइम में बी जब ये करेगा बी सेंडिंग एज रिसीविंग। देखो ये इसका काम है हाफ डिप्लेक्स का। फुल डिप्लेक्स का अगर हम बात करें तो दोनों सेम टाइम पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बोथ साइड में, जैसे फोन पे बात करना नॉर्मल तरीके से, उसको बोलते हैं फुल डिप्लेक्स। तो ये तीनों है क्या, ये बेसिकली मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन मोड मतलब ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन टू डिवाइस, दो डिवाइस के बीच में डेटा ट्रांसफर करने का कैसा तरीका है उसको बताया गया। तो सिंप्लेक्स मोड में आप एक बार में एक ही साइड भेज सकते हैं, अगर हाफ डिप्लेक्स की बात करें तो एक सॉरी सिंप्लेक्स मोड में एक साइड से ही भेज सकते हैं, दूसरा साइड से आना जाना पॉसिबल नहीं है। अगर हाफ डिप्लेक्स की बात करें तो दोनों साइड से एक टाइम पर हो सकता है, लेकिन दोनों टाइम पे हो सकता है कम्युनिकेशन इधर से भी और उधर से भी, लेकिन एक बार में एक ही टाइम पे होगा, सॉरी एक टाइम पे एक ही बार होगा। जैसे मैंने कॉल किया तो मैं ही कॉल करूंगा, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उधर से उसका रिस्पॉन्स आएगा। और अगर हम बात करें फुल डिप्लेक्स की तो दोनों एक टाइम पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। चलिए अब टोपोलॉजी, टोपोलॉजी की बात करें तो 6 टाइप ऑफ टोपोलॉजी होते हैं, क्या क्या, बस, रिंग, ट्री, स्टार, मेश और हाइब्रिड। अगर हम बस टोपोलॉजी की बात करें तो देखिए ये होता है नेटवर्क बैकबोन, ये कनेक्टेड होता है, देखिए कैसे, इधर और इधर से बस ट्री की तरह से, है ना, इसको बोलते हैं बस टोपोलॉजी। देखो कह रहा था बस टोपोलॉजी इज डिजाइन्ड इन सच वे दैट ऑल स्टेशंस आर कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल केबल, सिंगल केबल में सारे कनेक्शन आपके सेट होते हैं या कनेक्ट होते हैं, है ना, इसको बोलते हैं बस। रिंग टोपोलॉजी जो होता है एक दूसरे से सब कनेक्टेड होगा, देखो रिंग टोपोलॉजी लाइक बस टोपोलॉजी विद कनेक्टेड एंड्स, देखो ये कनेक्टेड एंड से एक दूसरे से सब क्या हो, कनेक्टेड है। स्टार टोपोलॉजी क्या बोलता है, ए नेटवर्क विच एवरी नोड इज कनेक्टेड द सेंट्रल हब, सारे को सारा सेंट्रल हब इससे कनेक्टेड है, क्या कौन, सारे से, तो इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। और ट्री टोपोलॉजी होता है एक लाइन होता है उससे एक जुड़ा होता है और उसके बाद ऊपर ऊपर कनेक्शन होता है, देखो ऐसे इस तरह के कनेक्शन को ट्री टोपोलॉजी कहा जाता है। द कैरेक्टरिस्टिक तो बस एंड स्टार दोनों का मिला हुआ होता है। और मेश टोपोलॉजी बोलते हैं जो जहां तहां से कनेक्टेड हो। मेश टोपोलॉजी अरेंजमेंट द नेटवर्क इन विच कंप्यूटर आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर वेरियस रिडंडेंट कनेक्शन, तो ओवरऑल कनेक्शन हर तरफ से हो उसको बोलते हैं मेश टोपोलॉजी, मिला हुआ। और हाइब्रिड, हाइब्रिड बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी डिफरेंट टोपोलॉजी इज नॉट हाइब्रिड टोपोलॉजी, हाइब्रिड मतलब सारे का कनेक्शन, ठीक है, उसको बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। देखो ये इस तरह की टोपोलॉजी जो है उसको हाइब्रिड टोपोलॉजी कहा जाता है। चलिए उसके बाद है मालवेयर। अगर मालवेयर की बात करें तो मालवेयर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर है, मालिशियस सॉफ्टवेयर है जो यूज किया जाता है प्रोग्राम को और कोड को क्रिएट करके कंप्यूटर को हार्म करने के लिए, नहीं जैसे बहुत सारे मालवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के हार्म करने के लिए होते हैं, तो वो सारा नेटवर्क सर्वर ये सारी चीज। कह रहा साइबर क्रिमिनल्स डेवलप मालवेयर और इन्फिल्ट्रेट अ कंप्यूटर सिस्टम डिस्क्रीटली टू ब्रीच डिस्ट्रॉय सेंसिटिव डेटा और कंप्यूटर सिस्टम, तो कंप्यूटर के डेटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए या कंप्यूटर सिस्टम को खराब करने के लिए ये सारे मालवेयर होते हैं। आ जाओ, वायरसेस, वॉर्म्स, रैंसमवेयर, बोट, ट्रोजन्स, कीलोगर, रोटकिट, स्पाईवेयर और एडवेरियस सारे हैं। अब आके ध्यान से एक एक करके पढ़ते हैं। वायरस बोलते हैं जो इन्फेक्ट करता है डिवाइस को, रेप्लिकेट करता है इटसेल्फ, खुद ही रिप्लिकेट करेगा अपने आप में, तो इसको वायरस कहा गया। वॉर्म्स भी सेल्फ रिप्लिकेट करता है और इन्फेक्ट करता है अदर कंप्यूटर को विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, देखो बिना ह्यूमन के इंटरवेंशन के
ये वर्म्स जो होते हैं, ये इसको वर्म्स कहा जाता है, ये सेल्फ रिप्लिकेट होगा और इन्फेक्ट करेगा दूसरे कंप्यूटर को बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के। कह रहा है WannaCry फॉर्म ऑफ रैंसमवेयर, डिजिटल किडनैपिंग बोला जाता है रैंसमवेयर को। WannaCry एक तरह का है, ये क्या है, डिजिटल किडनैपिंग है। तो रैंसमवेयर किसको बोलते हैं, जब एन्क्रिप्ट करता है फाइल और डिवाइस को, फोर्स करता है विक्टिम टू पे रैंसम। मतलब ये रैंसमवेयर डिजिटल किडनैपिंग है भाई साहब, एकदम ये बात समझ लो, डिजिटल तरीके से आपकी किडनैपिंग कर रहा है, ठीक है। चलो उसके बाद बोट्स बोलते हैं, बोट क्या, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालवेयर है जो स्प्रेड करता है इटसेल्फ टू अदर डिवाइसेस, दूसरे डिवाइसेस में ये क्या करता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालवेयर ये भी है, ये स्प्रेड करता है दूसरे कंप्यूटर में भी, दूसरे डिवाइसेस में भी, ठीक है। वंस इन्फेक्टेड डिवाइसेस परफॉर्म ऑटोमेटेड टास्क कमांड बाय द अटैकर। तो भाई साहब एक बार इन्फेक्ट हो गया तो उसके बाद कमांड सारा उसके अटैकर के द्वारा ले लिया जाएगा। मिरई है क्लासिक एग्जांपल ऑफ बॉटनेट का, मिरई क्या है, बेस्ट एग्जांपल। ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं कि भाई साहब जब अपीयर करता है लेजिटिमेट यूजर्स को, क्या करता है, लेजिटिमेट यूजर्स को ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। कह रहा ट्रोजन पेलोड और मालिशियस कोड इज इंस्टॉल्ड व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर फैसिलिटेटिंग द एक्सप्लॉइट। ट्रोजन गिव अटैकर्स बैकडोर एक्सेस, बैकडोर एक्सेस देता है किसी भी डिवाइस को एक्सेस करने के लिए, है ना, तो चोर बोलते हैं इसको एक तरह से। चलो की लॉगर्स होते हैं एक सर्विलेंस मालवेयर दैट मॉनिटर्स की स्ट्रोक पैटर्न्स, जो की स्ट्रोक पैटर्न्स पे काम करते हैं उसको की लॉगर्स कहा जाता है। रूटकिट्स क्या है, एक मालिशियस सॉफ्टवेयर है जो इनेबल्स करता है थ्रेट एक्टर्स को रिमोटली एक्सेस करता है, कंट्रोल और डिवाइस करता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। हाँ चलिए जी, स्पाईवेयर, स्पाईवेयर को बोलते हैं जासूस। कह रहा है स्पाईवेयर इज ए मालवेयर दैट डाउनलोड्स इनटू अ डिवाइस, जिसको डिवाइस में डाउनलोड कर लो विदाउट यूजर परमिशन, बिना परमिशन यूजर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, है ना, किसमें, यूजर्स के ये में लैपटॉप या सिस्टम में, और उसके सारे डेटा जो है वो चुरा सकते हो एक्सटर्नल यूजर्स के द्वारा। कह रहा है ये देखो, उसके बाद क्या है, एडवेयर। एडवेयर मतलब होता है सॉफ्टवेयर जो डिस्प्ले करता है और डाउनलोड अनवांटेड एडवर्टीजमेंट, अनवांटेड एडवर्टीजमेंट दिखाएगा, टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ बैनर्स और पॉपअप्स के फॉर्म में आएगा, उसको एडवेयर कहा जाता है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे एक तरह के वायरस है जो आपके कंप्यूटर को हैंग करते, खराब करते हैं। ग्रेवेयर कहा जाता है डिस्क्राइब अनवांटेड एप्लीकेशंस और फाइल्स दैट आर नॉट मालवेयर बट वर्सन द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बर्बाद कर देते हैं उसको ग्रेवेयर कहता है। एक तरह मालवेयर नहीं है लेकिन फिर भी ये साइबर सिक्योरिटी रिस्क को लेके आ जाता है। चलिए मालवर्टाइजिंग बोलता है इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग मालशियस और मालवेयर लाडेन एडवर्टीजमेंट इनटू लेजिटिमेट एडवर्टाइजिंग नेटवर्क्स, वेब पेज के लिए है ये। चलो बैकडोर बोलते हैं चोर, है ना, बाई पासिंग नॉर्मल ऑथेंटिकेशन और एनक्रिप्शन ऑफ ए कंप्यूटर प्रोडक्ट एम्बेडेड डिवाइस, एग्जांपल क्या है, और अदर पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो कोई क्या कर रहा है, बैकडोर इज ए कन्वर्ट मेथड, है ना, ऑफ बाईपासिंग नॉर्मल ऑथेंटिकेशन, मतलब ये जो है गलत तरीके से आपको क्या कहता है कंप्यूटर में चला जाता है और वो फिर आपके कंप्यूटर को हार्म करता है। फिशिंग, फिशिंग बोलते हैं जब आपको ईमेल के थ्रू आता है बैंक का जो वो ये आता है ना मेल बैंक में कि भाई आपका ये जो बैंक अकाउंट है वो किसी ने हैंग कर दिया है या फिर आपका बैंक अकाउंट का पासवर्ड ये हो गया है, तो बैंक से रिलेटेड जितनी भी चीजें आती है उसको बोलते हैं फिशिंग। स्पूफिंग होता है जब फ्रॉडस्टर प्रिटेंड करते हैं कि भाई आपके जैसा है ना, जो आपके ट्रस्ट को जीतना चाहते हैं, बोलता है भाई मैं ही तो हूँ आपका दोस्त है ये वो, उसको बोलते हैं स्पूफिंग। फेसबुक वाला जो मैसेज आता है ना गलत तरीके से, उसको बोलते हैं स्पूफिंग। स्निपिंग होता है गेनिंग एक्सेस थ्रू नेटवर्क बेस्ड अटैक, नेटवर्क के थ्रू अगर अटैक आता है उसको स्निफिंग कहा जाता है। और हैकिंग होता है इट इज अनऑथराइज्ड एक्सेस, इसको अनऑथराइज्ड एक्सेस बोलते हैं, है ना, क्योंकि गलत तरीके से हैक कर रहा है। टू कंट्रोल कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम विद इंटेंशन टू ऑफ ए कमिट अ क्राइम, क्राइम कमिट करने के लिए जो अनऑथराइज्ड एक्सेस करता है उसको हम लोग हैकिंग बोलते हैं। एक और वर्ड आता है बेसिकली इसको बोलते हैं स्मिशिंग, जब ईमेल के थ्रू आपको कोई चीज जो है आती है क्या कहते हैं इसको, बैंक का फ्रॉड, तो उसको बोलते हैं फिशिंग। लेकिन वही चीज जब टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्मिशिंग, याद रखिएगा इसको बोलते हैं स्मिशिंग। क्या बोलते हैं, स्मिशिंग, SMISHING, ठीक है, ये वर्ड पिछला बार बहुत आया है स्मिशिंग। चलिए अब है डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, ये बात ध्यान रखिएगा, देखिएगा NMEICT नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के तहत बहुत सारे जो है डिजिटल इनिशिएटिव लिए गए हायर एजुकेशन में, जो हम यहाँ तो कुछ पढ़ेंगे तो वो बाकी जो है वो हायर एजुकेशन में पढ़ेंगे। चलिए जैसे स्वयं, स्वयं क्या है, स्टडी वेक फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, फुल फॉर्म हो गया।
इंडिया ऑन मूक प्लेटफॉर्म है जो ऑफर कर रहा है फ्री ऑनलाइन कोर्सेज ऑन ऑलमोस्ट ऑल द डिसिप्लिन, सारे डिसिप्लिन के लिए। प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजाइन टू अचीव 3 कार्डिनल प्रिंसिपल, कितने 3, एजुकेशन पॉलिसी, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। और ऑब्जेक्टिव क्या है, इंश्योर करना द बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज टू ऑल इंक्लूडिंग द मोस्ट डिसएडवांटेज, जो सबसे खराब से खराब टीचिंग है उसको भी इन्होंने कंसीडर कर रखा है। स्वयं सीक्स टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड उसको बोलते हैं जो लर्नर टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं और जो नहीं जुड़ पाए हैं, तो दोनों का जो गैप है उसको डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। who have hitherto remain untouched the digital revolution have not been able to just the mainstream of the knowledge of economy। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब कह रहा है this is done through an indigenously developed IT cloud platform that facilitates hosting the courses taught in the classroom। देखिए 9th से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो है वो आपको एक्सेस मिल सकता है एनीवन, एनी टाइम और एनीवेयर, कहीं भी। All the courses are interactive, prepared by more than 1000 reputed teachers in the country, are available free of cost। देखो ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ना, तो यहाँ पे कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सर्टिफिकेशन सब कुछ वगैरह आपको क्या है फ्री मिलेगा। चलिए, द स्वयं होस्टेड द स्वयं 4 क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर, तीसरा स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल है ना, उसके बाद सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, उसके बाद 4 ऑनलाइन डिस्कशन फोरम जो क्लियरिंग डाउट। ये कब आया, 9/7/2017 को आया ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आप स्वयं प्रभा की बात करें तो 34 डिजिटल चैनल है, 24/7 बेसिस पे जीसैट 15 सैटेलाइट के तहत काम होता है। एवरीडे जो है न्यू कंटेंट आता है, 4 आवर्स के लिए, मतलब 4 घंटे के लिए कम से कम नया कंटेंट आएगा ही, और 5 टाइम्स रिपीट करते हैं। ठीक है, कह रहा था चैनल्स आर अपलिंक्ड विद विशाख एंड गांधीनगर, द कंटेंट्स आर प्रोवाइडेड बाय द नेपटेल, आईटी, यूजीसी, सीसी, एग्नू एंड द इन्फ्लुएंस सेंटर ऑफ द मेन वेब पोर्टल, जो 9 जुलाई 2017 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, चलो उसके बाद हायर एजुकेशन की बात करें तो ये मॉक कोर्सेज स्वयं वगैरह जो है सारे आपके अवेलेबल हैं, चाहे वो कॉमर्स हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, सोशल साइंस हो, ह्यूमैनिटीज हो, ये सारे जगह पे। आईआईटी पाल है, ये है असिस्ट करता है स्टूडेंट को 11th-12th को एस्पायरिंग टू जो है आईआईटी, इंकरेजिंग साइंटिस्ट साइंटिफिक थिंकिंग के लिए और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्रिटिकल आंसर्स टू टफ क्वेश्चंस जो जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं। उसके बाद है स्कूल एजुकेशन 9 से 12 तक के लिए, ये भी एक चीज है। फिर करिकुलम बेस्ड कोर्सेज भी है और एवरीडे देयर विल बी न्यू कंटेंट होता है 4 साल के लिए। उसके बाद है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, प्रोजेक्ट है जो इंटरेस्टेड किया गया है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा डेवलप करने के लिए, ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ फैसिलिटी दैट कैन बी प्रोवाइड अ सिंगल वीडियो एक्सेस टू लर्नर ई फ्री कंटेंट के लिए, फ्री ई कंटेंट के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है। उसके बाद आइए आप क्या कह रहा है, ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला इनिशिएटिव है एमएचआरडी का अंडर नेशनल मिशन एजुकेशन थ्रू आईसीटी बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय यूजीसी। ठीक है, इसमें क्या है, ये भी भाई साहब किसके लिए है, तो द कंटेंट इट्स क्वालिटी बीइंग की कंपोनेंट एजुकेशन सिस्टम, हाई क्वालिटी करिकुलम बेस्ड इंटरेक्टिव कंटेंट और 70 सब्जेक्ट अक्रॉस द डिसिप्लिन, सोशल साइंस, आर्ट्स, फाइनेंस और ह्यूमैनिटीज, सारे चीज को लेकर। ठीक है, अब है शोध गंगा। देखिए शोध गंगा जो वो थीसिस के लिए, थीसिस के लिए अगर आपको सारा चीज चाहिए तो ये सारा का सारा थीसिस और डिसर्टेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर ई शोध सिंधु की बात करें तो ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है नाम दिया गया है ई शोध सिंधु। 3 कंसोर्टियम इनिशिएटिव है, यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी, एनलिस्ट और एंडसेट एआईसीटी कंसोर्टियम का। द ई शोध सिंधु विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड करंट एज वेल एज द आर्टिकल एक्सेस मोर देन 10,000 कोर एंड पीयर रिव्यूड जर्नल। तो ई शोध सिंधु किसके लिए, जर्नल्स के लिए, बात ध्यान में रखिएगा। चले एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन एम ऑफ ई शोध सिंधु क्या है, ये मेन एम जो था हायर एजुकेशन के ई रिसोर्सेज को प्रोवाइड करना, एक्सेस क्वालिटेटिव इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज इंक्लूडिंग फुल टेक्स्ट, बिब्लियोग्राफिक और फैक्चुअल डेटाबेस के साथ में। चलिए नेक्स्ट, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। ये क्या है भैया, ये एक तरह का डिपॉजिटरी है जो आपका 24/7 ऑनलाइन स्टोर है। यहाँ पे आप सारा सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्रीज जितनी भी है वो सारी आप एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। और इसके लिए डिजी लॉकर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, तो इसके तहत डिजी लॉकर की शुरुआत की गई है डिजिटल एम्पावरमेंट के लिए। तो इसको भी आप ये कर सकते हैं, जो आप इसमें सारा चीज आपको जितना भी सारा डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो आपका लाइसेंस हो किसी तरह का, चाहे वो सर्टिफिकेट हो, वो सारा डिजी लॉकर में आप रख सकते हैं। ई यंत्रा है रोबोटिक्स के लिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड होस्टेड आईआईटी बॉम्बे के द्वारा लिया गया है, किसके लिए, रोबोटिक्स से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम है उसके लिए। फोसी फ्री लाइब्रेरी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन, ये है प्रोजेक्ट किसके लिए, यूएसएस यूज फॉर फ्लॉस टूल्स फॉर इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए। चलिए स्पोकन ट्यूटोरियल मल्टी अवार्ड विनिंग एजुकेशनल कंटेंट पोर्टल है, यहाँ पे वेरियस फ्री और ओपन सॉफ्टवेयर सोर्स मिल सकते हैं आपको सॉफ्टवेयर में।
वर्चुअल लैब क्या है भैया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एग्निस नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू NMEICT के तहत और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत दिस प्रोजेक्ट कंसोर्टियम एक्टिविटी 12 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट IIT दिल्ली को लेकर 12 और इंस्टीट्यूट के साथ आपके पास इसमें कनेक्टेड है। चलो नीट है AICT का एक प्रोग्राम है, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे काम करता है, ठीक है जी। और एम है नीट का ब्रिंग द बेस्ट टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन एजुकेशन लेके आना ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म टू कन्विंस द लर्नर, ठीक है। चलो टॉक टू अ टीचर, ये भी एक IIT बॉम्बे का दिया गया आपका इनिशिएटिव है जो NMEICT ने लॉन्च किया है, फंडेड बाय MHRD, और फ्री एक्सेस दे रहा है फ्री सिलेक्टेड ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज को टॉट बाय IIT बॉम्बे और डिस्टिंग्विश्ड फैकल्टी मेंबर्स एंड स्कॉलर्स एट लार्ज पे। आचार्य क्या है, इंटीग्रेटेड कंटेंट पोर्टल है जहां NMEICT के तहत ये भी आया गया है, और इसका जो है गांधीनगर जो मेन जो है गांधीनगर में इसका प्रोग्राम बनाया गया है इसके द्वारा, ठीक है। चलो उसके बाद है ई-कल्पा क्या है, NMEICT का एक प्रोग्राम है। ई-कल्पा जो एक डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट को डिजाइन किया गया है इंडिया में, है ना, इट हैज सक्सेसफुली अचीव्ड, ये सारा चीज अचीव कर चुका है। ई-विद्वान क्या है, ई-विद्वान इन्फ्लुएंट सेंटर है ना, टुक द इनिशिएटिव कॉल्ड विद्वान, ठीक है, इन्फ्लुएंट ने एक इनिशिएटिव लिया, इसका नाम दिया विद्वान इसलिए दिया क्योंकि एक्सपर्ट डेटाबेस नेशनल रिसर्चर्स का नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म एक्सपर्ट विद्वान का फुल फॉर्म एक्सपर्ट डेटाबेस नेशनल रिसर्च नेटवर्क। द फाइनेंशियल सपोर्ट NMEICT से मिला, और ऑब्जेक्टिव क्या है ये आप देख लीजिएगा एक बारी। शोध शुद्धि प्लैगियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है ये, शोध शुद्धि, जहां पे आप जितने भी सॉफ्टवेयर है उसको देख सकते हैं कि बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सब कमेटी नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा शोध सिंधु लाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड प्रोग्राम है शोध सिंधु, विच प्रोवाइड द एक्सेस टू प्लैगियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, एक्सेस देता है प्लैगियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर को सारे यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन के लिए। 1 सितंबर 2019 से 1000 प्लस इंस्टीट्यूशन और आइडेंटिफाई किए गए हैं, चाहे वो सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड, प्राइवेट कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ठीक है। उसके बाद अदर मेजर इनिशिएटिव की अगर बात करें तो लेखिका है, नेप्टेल है, NKN है, सेंटर डिस्टेंस है, एडुसेट है, ये सारा आप देख लीजिएगा। बृहस्पति है जो IIT कानपुर के द्वारा किया गया है, IIMs है, प्राइवेट प्लेयर्स है, डिजिटल ऑफ बुक्स है, कंटेंट डिलीवरी है, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेस है ना, वर्चुअल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, ज्ञानवाणी, ई ज्ञान कोश, और फिर ई-अर्नेट है, साक्षात पोर्टल है, ग्रिड गरुड़ा है, श्रुति दृष्टि है IIT मद्रास से। देखिए इन सबको डिटेल्स में अगर आपको पढ़ना है तो आप चले जाइएगा चैनल में, और वहां प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट में मैंने बहुत डिटेल्ड में इसको पढ़ाया है, क्योंकि ये रिवीजन है तो रिवीजन को थोड़ा रिवीजन की तरह रहने देते हैं, है ना, थोड़ा फास्ट तो होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ICT हो गया कंप्लीट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।